मानव को देखेंगे ना, तो मानव, मैं और शरीर, इन दोनों के सहअस्तित्व के रूप में समझ में आता है। सेल्फ और बॉडी इन दोनों के कोएग्जिस्टेंस के रूप में समझ में आता है। कैसे पहचान रहे हैं इन दोनों को, अगर उसको देखेंगे तो ये दो अलग अलग प्रकार की आवश्यकता दिखती है। एक आवश्यकता दिखती है भोजन, कपड़े, घर जैसी आवश्यकता, जो शरीर से जुड़ी हुई आवश्यकता है। शरीर के बदलने के साथ साथ इस आवश्यकता में बदलाव दिखाई देता है। तो शरीर छोटा हो तो एक तरह का भोजन चाहिए, बड़ा हो जाए तो दूसरी तरह का भोजन चाहिए। शरीर की लंबाई चौड़ाई के हिसाब से कपड़े की जरूरत तय होती है। इसी तरह से घर की जरूरत और बाकी जरूरतों को पहचाना जा सकता है जो शरीर से जुड़ी हुई है। शरीर बीमार हो जाए, भोजन में बदलाव की जरूरत दिखाई देती है। मौसम बदल जाए, ऋतु बदल जाए, शरीर के हिसाब से कपड़े की जरूरत बदल जाती है। लेकिन अगर विश्वास, सम्मान, स्नेह जैसे भावों की जरूरत को देखेंगे, सुख की जरूरत को देखेंगे, हैप्पीनेस की नीड को देखेंगे, तो ये दिखाई देता है कि ये कॉन्स्टेंटली हमारे में बना रहता है। ये शरीर के हिसाब से बदलता नहीं है। इसीलिए इसको सेल्फ की, मैं की आवश्यकता कह रहे हैं। शरीर चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, बच्चे का हो कि बूढ़े का हो, पुरुष का हो कि स्त्री का हो, ये दोनों ही स्थितियों में ये दिखाई देता है कि ये जो आवश्यकता है विश्वास की, सम्मान की, स्नेह की, वो एक जैसी बनी रहती है, शरीर पर निर्भर नहीं करती। ये दोनों आवश्यकता को ही समझने के लिए नीचे इस बात को किया है कि भोजन, वस्त्र जैसी जरूरतें सामयिक हैं, समय के साथ बदलती रहती हैं, जबकि विश्वास, सम्मान, स्नेह जैसे भावों की हमको कंटिन्यूअस जरूरत दिखाई देती है, निरंतर जरूरत दिखाई देती है। वैसे ही आगे बढ़ाएंगे तो ये दिखता है कि सुविधा की जरूरत की मात्रा की बात की जा सकती है। तो भोजन में आप देखेंगे तो 2 रोटी, 4 रोटी, ये मात्रा की बात हो सकती है। 200 ग्राम चावल, आधा किलो चावल, आधा किलो दाल, ये मात्रा की बात हो सकती है। कपड़े को हम मेजर कर सकते हैं, उसको क्वांटिफाई कर सकते हैं। 2 मीटर, 4 मीटर, 10 मीटर, 5 मीटर, ऐसा मेजरमेंट हो सकता है। लेकिन विश्वास, सम्मान, स्नेह जैसे भावों का उस तरह से यूनिट होना संभव नहीं। उसको हम 2 मीटर सम्मान, 1 किलो विश्वास, ऐसा मेजरमेंट नहीं कर सकते। वो मेजरमेंट वहाँ फिजिबल नहीं है, क्योंकि ये भाव के रूप में है और ये मैं से जुड़ी हुई आवश्यकता है, न कि शरीर से जुड़ी हुई आवश्यकता है। और आखिरी बात ये कही है कि शरीर की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कोई ना कोई फिजियोकेमिकल थिंग चाहिए, कोई ना कोई भौतिक रासायनिक वस्तु चाहिए। तो भोजन की जरूरत को पूरा करने के लिए अनाज, दाल, चावल, फल, सब्जी, कुछ न कुछ भौतिक वस्तु चाहिए। कपड़े की जरूरत को पूरा करने के लिए, वस्त्र की जरूरत को पूरा करने के लिए कोई न कोई कपड़ा, उसके लिए रुई, कपास, कॉटन, कुछ न कुछ भौतिक रासायनिक वस्तु चाहिए जिससे वो जरूरत पूरी होती है। इसी तरह से घर की जरूरत को पूरा करने के लिए ईंट, पत्थर, सीमेंट, रॉड, कुछ न कुछ भौतिक रासायनिक वस्तु चाहिए जिससे वो जरूरत पूरी होती है। जबकि विश्वास, सम्मान, स्नेह जैसे भावों को देखेंगे ना, तो उसको पूरा होने के लिए तो अपने में सही भाव का होना जरूरी है, और सही भाव के पीछे में सही समझ का होना जरूरी है। तो सही समझ और सही भाव से ये सेल्फ की नीड पूरी हो सकती है। आपके प्रति सम्मान के भाव को व्यक्त करने के लिए मुझे किसी भौतिक रासायनिक वस्तु की जरूरत नहीं है। अपने अंदर सम्मान का भाव होना मुख्य बात है। आपके साथ स्नेह के भाव को व्यक्त करने के लिए
मुझे किसी भौतिक रासायनिक वस्तु की ज़रूरत नहीं है, हमारे में आपके लिए स्नेह का भाव होने की ज़रूरत है। आपके साथ विश्वास के भाव को एक्सप्रेस करने के लिए मुझे कोई घर, मकान, ईंट, पत्थर नहीं चाहिए, हमारे अंदर विश्वास का भाव होने की ज़रूरत है। ये भाव अगर हमारे में होता है तो हम आपके लिए इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये भाव अगर हमारे अंदर नहीं है, विश्वास का, सम्मान का, स्नेह का, तो हम चाह करके भी ये आपको देने का काम नहीं कर सकते। और इन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए किसी भी तरह से फिजियोकेमिकल थिंग्स की नीड नहीं दिखाई देती। सम्मान करने के लिए हम नमस्ते भी कर सकते, हम हाथ जोड़ के भी बोल सकते, हम पैर छू सकते, हम आप घर में जिस तरह से आते हैं तो हमारे स्वागत के तरीकों से भी आपको पता चलता है कि हम सम्मान कर रहे हैं कि अपमान कर रहे हैं। आपके साथ दिन भर में जिस तरह से बात करता हूँ उससे भी आपको पता चलता है कि आपके प्रति स्नेह रखता हूँ कि विरोध रखता हूँ, विश्वास रखता हूँ कि शंका रखता हूँ। तो ये समझना ज़रूरी है कि इन भावों के निर्वाह के लिए, इन फीलिंग्स के फुलफिलमेंट के लिए फिजियोकेमिकल थिंग की ज़रूरत नहीं है। प्राइमरली मुख्य ज़रूरत तो अपने अंदर उन भावों के होने की है। हमारे अंदर अगर विश्वास का भाव है, सम्मान का भाव है, स्नेह का भाव है, तो हम बहुत सहजता से अगले को वो एक्सप्रेस कर सकते हैं। लेकिन वो भाव अगर हमारे अंदर नहीं है तो आप कितना भी हमसे उन भावों की अपेक्षा रखते रहें, ये भाव पूरे नहीं हो सकते। और एक आखिरी बात करके मैं इस पर प्रश्न के लिए ओपन करता हूँ। ये समझने की ज़रूरत है कि अल्टीमेटली तो विश्वास, सम्मान और स्नेह जैसे भाव हम में आपके लिए होने की ज़रूरत है, आप में मेरे लिए होने की ज़रूरत है। ये दोनों की ज़रूरत है। लेकिन अगर इसको इंश्योर करने जाएं तो कहाँ से शुरू करें? इन भावों को स्वयं में समझ करके दूसरों के साथ एक्सप्रेस करने से शुरू करने का काम करें, या इन भावों को अपने में सुनिश्चित करने के बदले, अपने में इंश्योर करने के बदले सिर्फ इन भावों का दूसरे से डिमांड करने से शुरू करें? शुरू कहाँ से करना ठीक है? विश्वास, सम्मान, स्नेह जैसे भावों को समझ करके स्वयं में इंश्योर करके अगले को एक्सप्रेस करें। यहाँ से इसमें एंट्री करना ठीक है, या इस पर कोई भी काम नहीं करके सिर्फ दूसरे से विश्वास, सम्मान और स्नेह को एक्सपेक्ट करें, यहाँ से एंट्री करना ठीक है? उत्तर बहुत साफ है जो आप दे रहे हैं। इतने के साथ हम एक बार प्रश्न के लिए ओपन कर देते कि इस पर कोई भी क्वेरी हो तो उसको माइक लेकर के बात कर सकते हैं। अदरवाइज में इसके मिक्सअप करने से क्या प्रॉब्लम्स होती हैं उसको थोड़ा एक्सपेंड करने का काम कर दूंगा। जी हाँ, देख लिया, सॉरी। ये जो भाव की बात आपने रखी, पिछले कुछ टाइम से मेरा क्या हमारे भाव, विश्वास, सम्मान और जो हमारी फीलिंग्स है, क्या हमारे कंट्रोल में है? क्योंकि जब नॉर्मल लाइफ में हम लोग जीते हैं तो ऐसा लगता है कि लेमन भाषा में हम लोग प्रयोग कर देते हैं, आज मूड अच्छा है तो हम लोग अच्छे से पेश आते हैं, या मूड के ऊपर बात होती है, मूड कैसा है, मूड अच्छा है तो उनका किसी का बात की जाए जब उनका मूड अच्छा। तो इसको जब मैं अपने पे देखता हूँ तो आपने थोड़ा सा इंडिकेशन दिया कि अपने भाव को सुनिश्चित करना समझ के द्वारा संभव है। तो समझ कर ही हमको तो उसमें कई बार ऐसा होता है, मतलब जब डिजास्टर होना होता है, खराब भाव होने से वो हो चुका होता है, उसके बाद कुछ क्षणों के बाद या कुछ घंटों के बाद या कुछ दिनों के बाद हमें ध्यान आता है कि हमने क्या कर डाला, उस समय हमारा भाव कैसा था, हम
क्यों उस भाव को नहीं बदल पाए। तो उस चीज़ से कभी कभी मैं स्ट्रगल करता हूँ, और कभी कभी विचार की बात भी बीच में आ जाते हैं कि क्या अगर हम सही विचार ला पाते हैं तो उससे भाव को बदल सकते थे। इस पर थोड़ा सा अगर ये समय उचित हो तो डालें, काश अदरवाइज व्हेन इट इज राइट टाइम प्लीज इलैबोरेट। कल इस पर हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन दो बात तो अभी भी आपको हम कहेंगे ताकि कल तक कुछ काम तो आप कर सकें। एक तो ये कि विचार का इंटरवेंशन करके भाव को तो बदला जा सकता है एक लेवल तक, तो वो भी कर सकें तो उपयोगी है, उपकारी है। बट उससे जो ज़्यादा अच्छा तरीका है ना, वो ये है कि कुछ निश्चित एग्जिस्टेंशियल रियलिटी का, कुछ वास्तविकताओं का समझ हमारे में बन जाए और उस पर हमारा कंटिन्यूअस ध्यान बना रहे, तो हम इन फीलिंग्स को ईजिली अपने में इंश्योर कर सकते हैं। तो कल इस पर हम डिटेल में बात करेंगे कि ट्रस्ट के भाव को इंश्योर करने के लिए क्या समझने की ज़रूरत है, रिस्पेक्ट के भाव को इंश्योर करने के लिए क्या समझने की ज़रूरत है, अफेक्शन के भाव को इंश्योर करने के लिए क्या समझने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर समझ का वो आधार हम नहीं देंगे तो भाव के ठीक होने का काम कैसे होगा। हम लाख कहें विश्वास को सुनिश्चित करना, सम्मान को सुनिश्चित करना, स्नेह को सुनिश्चित करना, लेकिन अगर उस भाव को समझने का काम नहीं हुआ, उसको कैसे अपने में इंश्योर करें इसका उपाय हमको नहीं पता है, तो हम चाह करके भी उसको नहीं कर सकते। तो कल इस पर हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन दोनों तरफ से भाव पर काम हो सकता है। विचार को व्यवस्थित करने से भी भाव पर काम हो सकता है, और कुछ निश्चित एग्जिस्टेंशियल रियलिटी को समझने से भी भाव पर काम हो सकता है। ये दूसरा वाला जगह ज़्यादा स्टेबल है कि अगर चीज़ों को हम ठीक ठीक समझ लेते हैं और हमको ये दिखाई देने लगता है कि सम्मान का ये मतलब है और ऐसा जी करके ही मेरे तृप्ति की निरंतरता होने वाली है, यही मेरे जीने का डिज़ाइन बनता है, तो हमारा नेचुरल हो जाता है उसमें जीना, नेचुरल हो जाता है। क्योंकि अभी भी आप देखेंगे ना कि गुस्सा कैसे आता है, मैं इसको पलट के दूसरी तरफ से भी बताता हूँ। गुस्सा कैसे आता है, विरोध कैसे आता है। हम ऑब्जर्वेशन में अगले का कुछ खराब देखते हैं, उसने ऊंची आवाज़ में बोल दिया होगा, उसने ज़ोर से कह दिया होगा, उसने मेरी बात नहीं मानी होगी, उसने अपमानजनक ढंग से जवाब दे दिया होगा। ऐसा कोई ना कोई निगेटिव ऑब्जर्वेशन होता है जो हमारे एंगर को ट्रिगर करता है, हमारे एंगर को, हमारे अंदर अपमान को, डिसरिस्पेक्ट को ट्रिगर करता है। तो एग्जिस्टेंशियल रियलिटी को समझने का मतलब यही है कि वास्तविकता की जगह पर कुछ ऐसी बातें हमको कॉन्स्टेंटली दिखती रहती हैं जो हमारे अंदर स्नेह को, सम्मान को, विश्वास को ईजिली जो है पैदा करती रहती हैं, इंश्योर करती रहती हैं, इंश्योर करती रहती हैं। वास्तविकता के स्थान पर कैसे भैया, वो भी तो हुआ है इंसिडेंट जो हुआ है, मतलब क्या वो हमारी जजमेंट है, इसलिए आप उसको वही, जैसे कल एक सिंपल उदाहरण दिया था मैंने, आज फिर से उसको कह देता हूँ कि आपने दिन भर में 10 मिनट हमारा अपमान किया, ये भी एक ऑब्जर्वेशन है। दिन भर में 9 घंटे 50 मिनट आप हमारे साथ ठीक जिए, ये भी हमारा ऑब्जर्वेशन होना बनता है कि नहीं बनता है। उचित क्या है, सिर्फ जो 10 मिनट आपने हमारा अपमान किया हम उतने भर को याद रखें, उसी के आधार पर आपको इवेल्युएट करें, या 9 घंटे 50 मिनट जो आपने हमारे साथ ठीक किया उसके बेसिस पर भी देखें। उत्तर बहुत साफ है ना। दिन भर में 2 चीज़ें आपने हमारे लायक नहीं की, जो मैंने कहा वैसा आपने नहीं सुना, लेकिन दिन के बाकी समय में और पिछले महीने भर में 30 बातें आपने हमारी सुनी होगी, उसको देखें कि नहीं देखें। या वो 30 बातों को तो नहीं देखेंगे, सिर्फ ये 2 बात जो आपने नहीं सुनी इतने भर को ही हम देखेंगे, तो ये ठीक ठीक देखना कहलाएगा भी क्या? मैं आपके साथ 30 चीज़ें अच्छा करूं, 2 चीज़ें नहीं कर पाऊं,
तो मेरा एप्रोप्रिएट इवेल्युएशन कब होगा? जब आप उन 30 अच्छा के साथ 2 नहीं को देखें, या 30 अच्छे को तो भूल जाएं, सिर्फ 2 नहीं के आधार पर कहते रहें कि श्याम तुम नालायक हो, कोई ध्यान नहीं रखते हो, हमारा कोई मतलब नहीं रह गया है तुमको हमसे, कुछ भी नहीं करते हो हमारे लिए। अगर वो 2 काम को ही देखेंगे ना तो ऐसी ही भाषा मुंह से निकलेगी। अगर वो 30 किया हुआ काम भी साथ में दिखाई देगा, माइक इधर दे दीजिए, अगर वो 30 किया हुआ काम भी साथ में दिखाई देगा तो भाषा में ये नहीं निकल सकता कि तुम कुछ भी नहीं करते हो हमारे लिए। कैसे निकलेगा? ये बात मुंह से निकल पाएगी क्या? यही निकलेगा कि 30 काम तुम हमारे लिए करते हो, ये 2 बच गया। नमस्ते। आपने जो बात की, अगर ये फैकल्टी हमारा डेवलप हो जाए कि हम तुलनात्मक देखें कि हमारा जो स्पाउस है या हमारा कोई भी समस्या है, अगर हम उसकी नेगेटिव देखें तो बहुत छोटा सा एरिया है, और जैसे अभी बोला कि पॉजिटिव साइड देखें या न्यूट्रल साइड देखें वो बहुत लंबा है और बहुत ही बड़ा है। तो अगर ये फैकल्टी डेवलप आगे हो जाए तो बाद मामला सारा खत्म हो जाए, तो सारे झगड़े खत्म हो जाए। तो ये फैकल्टी के हम आपके प्रोग्राम में बहुत डेवलप कर पाएंगे। अगर ये अच्छी बात है कि ये डेवलप हो पाएगा कि नहीं, हमारा एकदम सिंपल कहना है, अगर सिंसियरली आप सारे सेशंस को अटेंड करते हैं, लौट करके जिस होमवर्क को मैं करने के लिए कहता हूँ उसको आप करते हैं, तब तो मैं उसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार हूँ। अगर वो आप नहीं करते हैं तो फिर हमारी जिम्मेदारी कैसे बन सकती है उसमें? कैसे बन सकती है? जैसे कल के लिए हमने 2 होमवर्क दिया था, मैं तो आज पूछा भी नहीं हूँ लौट करके, ठीक है? अगर आप उसको सिंसियरली किए होंगे तो वो चेंजेस आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा। परसों के सेशन में मैंने ये होमवर्क दिया था एग्जैक्टली कि एक पेज लेकर के उसमें ये लिखना शुरू करिए जो अगले ने आपके साथ खराब किया है, और जी भर के लिखिए, एक भी छूट न जाए। थोड़ा और याद करके कुछ बच गया हो तो वो भी लिख लीजिए, और उसके बाद पेज को पलट के दूसरे साइड में वो लिखना शुरू करिए जो उसने आपके साथ अच्छा किया है। इस होमवर्क से गुजरना जरूरी है। आप सोचेंगे कि सिर्फ ये स्टेटमेंट कह करके कि किया हुआ बहुत अधिक है, नहीं काम आएगा, क्योंकि जब नहीं किया हुआ वाला भाग दिखता है ना तो उसकी तो पूरी लिस्ट दिखाई देती है। तुम ये नहीं किए, आज 1 महीना पहले बोले थे तुम वो भी नहीं किए, 3 साल पहले भी तुम हमको इस तरह से धोखा दिए थे, ठीक, 6 साल पहले भी जब हम तुम्हारे घर आए थे तुम ऐसी ही भाषा में हमसे बात किए थे। वहाँ तो सारी लिस्ट है जी हमारे पास, एकदम नगद बना हुआ। ये दूसरी लिस्ट को बनाने का काम अगर हम नहीं करेंगे तो वो हमारी स्मृति का हिस्सा कैसे बनेगा? और जब आग लगेगी, अगले का कोई वैसा चीज दिखाई देगा जो उसने ठीक नहीं किया है, उस समय वो लिस्ट कैसे ध्यान में आएगा अगर उसको प्रॉपरली बना के ध्यान रखने का काम हमने नहीं किया है? तो फिर वो एक लाइन उस समय वहां बचेगा नहीं कि किया हुआ तुम्हारा बहुत अच्छा है। उस समय तो सिर्फ नहीं किया हुआ वाला पूरा लिस्ट जो है वो सामने चमकना शुरू हो जाता है कि देखो आज भी ये नहीं किया, 1 महीना पहले भी ये नहीं किया था, 3 महीना पहले भी ये नहीं किया था, ये तो किसी लायक ही नहीं। इस पे तो भरोसा करना और धोखा खाना दोनों बराबर है। यही चलना शुरू हो जाएगा फिर से उस समय। जितना गहरा संबंध होता है उसी की दिखती है। पासपोर्ट को तो हम बिल्कुल बिल्कुल आराम से कह देते हैं, अरे अभी ऐसे समझ, अभी छोटा है, अभी धीरे समझ रहे हैं, अभी स्थिति में है, और बड़े सारे एकदम क्लियर कट उनको माफी कर देते हैं और अपने अंदर को कभी भाव नेगेटिव आता नहीं। और जो 2 कमी दिखती है ना, तो जितना ज्यादा क्लोज रिलेशन है वही बनी रह जाती है। उसको कैसे वही दीदी, अन्यथा मत लीजिएगा इसको। वो जो बाकी लोगों के साथ भी अभी ठीक जी लग रहा है ना, अगर क्लोजली उनके साथ भी जीना शुरू करेंगे ना तो यही कठिनाई शुरू हो जाएगी। हमने बहुत सारे सेंटर्स में देखे, अलग अलग विचार के लोग एक साथ आके इकट्ठा होके जीना शुरू करते हैं। जब तक दूर दूर हैं तब तक तो सब ठीक चल रहा होता है, लेकिन जिस दिन पास रहना शुरू करते हैं वही कहानी फिर से शुरू हो जाती है जो आप बता रहे हैं।
इसलिए ठीक होने का रियल टेस्ट तो अपने परिवार और नज़दीकी संबंधों में ही ठीक से जी पाना है। उसका रियल टेस्ट ये नहीं है कि अभी 7 दिन हम और आप एक दूसरे के साथ जी लिए। अजी हमारा और आपका जीना तो बहुत थोड़ा है। सड़क पर चलते हुए आदमी के साथ जीना तो बहुत थोड़ा है। किसी पड़ोसी के साथ जीना तो बहुत थोड़ा है। हमारा जो वास्तविक जीना है वो तो अपने परिवार में, परिवार समूह में, मित्रों के साथ, काम करने की जगह पर, वहीं तो हमारा सारा चेहरा दिखाई देता है जी। बाकी जगहों पर तो कई बार हम अपना चेहरा ढक के बैठे हुए होते हैं जी। हमारा फेस कुछ और होता है बाकी जगहों पर, जबकि घर में हम कॉन्स्टेंटली रह रहे, ऑफिस में हम कॉन्स्टेंटली रह रहे, वहाँ हमारा एक दूसरे के साथ बहुत सारा काम जुड़ा हुआ होता है, तो वहाँ तो हमारा रियल फेस उभर के आ ही जाएगा ना जी, आ ही जाएगा ना। इसलिए ट्रांसफॉर्मेशन का पता तो वहीं चलता है। उसी के लिए मैं कह रहा हूँ कि उन घर वालों के लिए भी अगर वो लिस्ट बना के रखेंगे ना, तो जब वो 2 कमियां दिखाई देगी तो साथ में वो 30 ठीक वाला भाग भी आपको दिखाई देगा, अगर वो लिस्ट बनाने का काम आपने किया है तो। फिर भी नहीं दिखाई दे रहा हो तो लिस्ट बना के उसको दिन में 3 बार पलट के देख लिया करिए। एक बार देखिए आगे से याद रहता है कि नहीं। हम तो सिंपल होमवर्क दे रहे हैं, करके देखा तो जाए। और ये भी देखिए कि अगर वो 30 किया हुआ याद रहता है 2 कमी के साथ, आपका गुस्सा उतना कम हो जाता है कि नहीं, आपका विरोध उतना कम हो जाता है कि नहीं। प्रयोग करके देख लिया जाए, एक दिन में पता चल जाएगा जी कि नहीं, एक दिन में पता चल जाएगा। प्रयोग करके देखेंगे तब, बिना प्रयोग किए सोचेंगे पूरी जिंदगी भर पता नहीं चलेगा। देखिए ड्राइविंग के लिए कंसेप्ट को समझने के बाद आपको गाड़ी के अंदर बैठना ही होता है। स्विमिंग को समझने सीखने के लिए आपको स्विमिंग के कंसेप्ट्स को समझने के बाद उतरना ही होता है नदी। आप सोचेंगे कि हम किनारे पर खड़े रह करके स्विमिंग सीख लेंगे, किताबों को पढ़ करके या दूसरे को देख करके। मैंने तो आज तक किसी को नहीं देखा जी सीखते हुए। तो व्यवहार के मामले भी ऐसे ही है। हम सोचेंगे कि किनारे पर खड़े रह करके हम उसको कर लेंगे, कैसे पॉसिबल। आप जैसे ही मेरे मनोनुकूल कोई बात नहीं कहते हैं, मेरा गुस्सा करने का एक टेंडेंसी बन गया है, एक पैटर्न बन गया है, एक डिजाइन बन गया है। इस पुराने डिजाइन को जब तक हम होश पूर्वक बदल के नए डिजाइन में लाने का काम नहीं करेंगे, कैसे बदल जाएगा, कैसे बदल जाएगा। और उस नए डिजाइन में लाने का मोटिवेशन बनता है इन एग्जिस्टेंशियल रियलिटी को देखने और समझने से। अगर हमको सिर्फ आपकी 2 कमियां ही दिखाई दे रही हों, मेरा मोटिवेशन कैसे बनेगा गुस्से से बाहर निकलने का। लेकिन अगर आपकी 2 कमियों के साथ साथ आपकी 30 अच्छाइयां भी हमको दिख रही हैं, हमारा मोटिवेशन बनेगा कि नहीं आपके साथ ठीक जीने का। ठीक है, बढ़िया। और कोई बात, माइक प्लीज। आपने जो होमवर्क में कहा था कि आपके साथ में क्या किया और क्या चाहिए, तो जो 2 कभी-कभी ऐसा होता है कि जो सामने वाला व्यक्ति होता है वो आपके साथ में 10 चीज़ों में से 8 चीज़ें अच्छी इसलिए कर रहा होता है क्योंकि वो किसी और के दबाव में कर रहा होता है। वो इसलिए नहीं कर रहा होता है कि वो आपके लिए कर रहा है, लेकिन वो 2 अच्छे काम या अपमान आपका कर रहा होता है, वो इसीलिए कर रहा होता है क्या वो कम्युनिकेट कर सकते हैं कि वो आपको पसंद नहीं करता। तो आप ये नहीं समझ पाते हैं कि उसके प्रति स्नेह कैसे जताएं। तो आप उस 2 बात से समझें कि आप उससे दूर रहें क्योंकि वो आपको कुछ कम्युनिकेट कर रहा है, या उस 8 बातों में नजर डालें कि वो प्रेम बस है या किसी दबाव बस अच्छे से कर रहा है। ये अच्छी बात है। इसको अभी जब हार्मनी इन द फैमिली को और एक्सप्लेन करेंगे तो इसको डिटेल करेंगे ही हम। अभी के लिए हम इतना ही कहेंगे कि ये बात तो तय हो गई ना कि 10 में से 8 अच्छा कर रहा है आपके साथ, जिस कारण से भी कर रहा हूँ।
पर 8 अच्छा आपके साथ किया जा रहा है, ये बात तो बहुत क्लियर है, जिस कारण से भी वो कर रहा हो, पर 8 अच्छा कर रहा है ये तो बहुत क्लियर हो गया ना। उसको रिकॉग्नाइज करेंगे कि नहीं, उसको वैल्यू देंगे कि नहीं, उसको एप्रिशिएट करेंगे कि नहीं। और ये जो 2 काम वो ठीक नहीं कर रहा है, हमको पहले रुक के एक बार ये भी देखने की ज़रूरत है कि हम कितना ठीक कर रहे हैं अगले के साथ। जो बात पहले दिन से हमने शुरू की और अभी भी ये बात को पूछा ना, कि ध्यान के एक हिस्से को अपनी ओर मुड़ने की ज़रूरत है कि मैं आपके साथ इन विश्वास, सम्मान और स्नेह जैसे भावों से कितना जी रहा हूँ, ये हिसाब रखेंगे कि नहीं रखेंगे, या सिर्फ इतना ही हिसाब रखेंगे कि आप मेरे साथ विश्वास, सम्मान, स्नेह से जी रहे हैं कि नहीं। क्योंकि अगर इन भावों को हमने अपने में इंश्योर करने का काम नहीं किया है, आपके साथ एक्सप्रेस करने का काम नहीं किया है, आप भी उन भावों को समझ करके इंश्योर करने का और हमारे साथ एक्सप्रेस करने का काम नहीं करेंगे, पूरी जिंदगी मांगने भर से हमको कुछ मिलने वाला है क्या? हमारे सर बार बार ये बात कहते हैं, गणेश वागरिया जी जिनके पास में रहा हूँ, कि 2 भीख मांगने वाले अगर अपने खाली कटोरे के साथ एक दूसरे के सामने बैठे हैं और पूरी ज़िंदगी भी एक दूसरे से कुछ मांगें, मिलने वाला है क्या? मिलने के लिए तो ये ज़रूरी है ना कि किसी एक का कटोरा भरा होना चाहिए और उसको देने का तरीका आना चाहिए। खाली कटोरे के साथ मांगने भर से चीज़ें मिलती हैं क्या? हम पहले दिन भी इस बात को कह रहे थे कि इन भावों को इंश्योर करने का एक तरीका ये हो सकता है कि इन भावों को मैं समझ लूँ, अपने में इंश्योर कर लूँ, आपके साथ जीने में एक्सप्रेस कर दूँ। आप भी इन भावों को अपने में समझ लें, इंश्योर कर लें, हमारे साथ जीने में एक्सप्रेस करें। ये तरीका में बिना मांगे भी हम दोनों को भाव मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा। और दूसरा तरीका है कि हम इन भावों को समझने के बदले, अपने में इंश्योर करने के बदले सिर्फ आपसे मांगने का काम करें। आप भी इन भावों को समझने के बदले, अपने में इंश्योर करने के बदले सिर्फ हमसे मांगने का काम करें। पूरी ज़िंदगी भी हम दोनों लोग मांगेंगे, किसी को कुछ मिलने वाला है क्या? मेरे पॉकेट में 100 रुपया नहीं हो, आप कितना भी हाथ पैर जोड़ करके हमसे मांगेंगे, मिलने की कोई उम्मीद है क्या? मेरे हाथ में पेन नहीं है अभी, आप कितना भी हमको मांगेंगे, सारा हाथ पैर जोड़ करके, रो धो करके, वो कलम आपको मिलने वाली है क्या? हमको ये समझना ज़रूरी है कि इन भावों को अपने में सुनिश्चित करके एक्सप्रेस करने का काम हम करें, वही आप भी करें, दोनों को बहुत सहजता से मिल जाता है। चूक हमसे ये होती है कि ज़्यादातर समय हम ध्यान को दूसरे के ऊपर बना के रखते हैं, तो हमको पता भी नहीं चलता है कि हम कहाँ इन भावों को एक्सप्रेस नहीं कर रहे। ये जो अगला आपके साथ ठीक जीना नहीं चाहता है ना, हमको ये दिखना ज़रूरी है कि कहीं ना कहीं वो भी आहत होके बैठा हुआ है, कहीं ना कहीं वो भी घायल होके बैठा हुआ है, कहीं ना कहीं वो भी परेशान और दुखी होकर के बैठा हुआ है। क्या अपेक्षा कर सकते हैं जी उससे? हमको दूसरे का, माइक दे दीजिए वहाँ, हमको दूसरे का पार्ट तो बहुत आसानी से दिख जाता है, अपना पार्ट भी हमको सटीकता से देखने की ज़रूरत है। और अगर वो पार्ट हमको नहीं दिखाई देता है, सिंपल काम करने की ज़रूरत है कि अगले से फीडबैक ले लेने की ज़रूरत है, एक बार पूछ लेने की ज़रूरत है कि देखो मुझे लगता है कि मैं पूरे समय तुम्हारे साथ सम्मान और स्नेह को बना के रखता हूँ, तुम तक ये पहुँचता है कि नहीं? जी दीदी। भैया ये सारा चीज़ देख रही हूँ ना, तो दिमाग में कुछ और ही चल रहा था कि सिलेबस ही मिल जाएगा जी। और अगर ऐसे सब लोग चले तो बहुत बढ़िया, मतलब यहाँ पर आ जाते ना सही समझ, सही भाव ना, तो ये तो यहाँ पर तो अंदर ऐसा आ रही है, मेरी समझ सबसे अच्छी है और मैं ही सही भाव से प्यार कर रही हूँ, सामने वाला इधर वाला कोई ऐसा। अब जैसे मैं एक चीज और समझ रही हूँ, आपने बोला कि भी आप सबके प्रति मेरा विश्वास है, मतलब आप सम्मान है और एक हैप्पीनेस है सबके प्रति, वो आपके एक्सप्रेशन से पता चलता है। कोई द्वेष नहीं है,
कोई ऐसी चीज बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। वो कम्युनिकेट हो रहा है, आपके शब्द आप बोल रहे हैं ना वो आपके फेस से कम्युनिकेट हो रहे हैं। लेकिन अगर मैं कहीं बात करूं अपने हस्बैंड की, तो मेरी स्विंग नहीं कर सकती, क्योंकि हम तीन ही कहानी करें। आज हम इसको सॉल्व करके ही आगे बढ़ेंगे। अभी हार्डली 5 मिनट ब्रेक हुआ, मेरे पति अपने 4 दोस्तों के साथ ऐसे बैठे, एक्सप्रेशन वो मैच कर रहे थे, ठीक है, मैच कर रहे थे। और अगला बंदा अगर मुझे आई लव यू भी कहे तो यूं कहता है आई लव यू। तो ये एक्सप्रेशन और वो एक्सप्रेशन किसमें सुखद है, किसमें विश्वास है, किसमें सम्मान है, किसमें रिस्पेक्ट, मतलब ये चीज मैच नहीं करेगी। और अगर ये 5 मिनट अपने दोस्तों के साथ बैठ गए तो मैं ये गवाह है कि भैया गवाह है, पीछे कपिल भैया है और भैया है, वो सब इसमें अपने गवाह है। वो ठाके वाली हंसी वो घर में वो क्यों नहीं, हाँ। और अगर हम गाड़ी में भी हस्बैंड वाइफ अगर अकेले जा रहे हैं तो यूं, अभी ऑटो में आया सर, कैब से वहां से नीचे उतरे, बंदा आगे से पता ही नहीं पीछे प्रीति जी है, दौड़ लगा प्रीति। अरे शूज में चलना, सैंडल में चलना फर्क है क्या? ये सम्मान नहीं है कि मेरा भी ध्यान रखे, हाँ। बरसात का मौसम चलिए, ऑटो से बैठ के बंदा अपना कैसे एक्सप्रेशन। तो एक बात बताओ कि एक इंसान जो शब्द बोल रहा है, चलिए आई लव यू ही बोल रहा है और यूं ही करके बोल रहा है, तो ये भाव सही है या ढोंग है, धोखा है, फरेब है, या हमारा कुल्लू बनाया जा रहा है कि शाम की रोटी सही टाइम पे मिल जाए और एक सवेरे मिल जाए। और जब मैं क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ तो मुझे अपनी बुद्धि पे यकीन नहीं है, बार-बार ये दोनों मुझे ऐसे बता रहे हैं कंटेंट को समझो, समझो कैसे, पहले से समझ के अपने अंदर उतारना भी तो है। पहले से अंदर भरे हुए हैं, खाली होगा तब तो समझेंगे। मैं मजाक कर रहा हूँ। आपने पूछा कि भाई जैसे सुविधा, आजकल के बच्चे, तमाम जितने बच्चे हैं, कुछ भी कह लीजिए, जो आज प्रैक्टिकल लाइफ चल रही है हम उनमें ही जी रहे हैं, क्योंकि हम मजबूर हैं उस चीज में जीने के लिए। क्यों? बेटी के लिए खाना बनाया, बच्चे ने एक बार भी नहीं बोला कि मम्मा आपने एक्सरसाइज भी करवाई, आपने मम्मा घर का काम भी करा, आपने डॉग्स का काम भी करा, फिर भी आप तो तैयार होकर रेडी हो गया, मेरे लिए खाना भी बनाकर जा रहे हैं। कोई रिस्पेक्ट नहीं है, कोई हैप्पीनेस नहीं है, कोई विश्वास नहीं है, बल्कि और बच्चे के दिमाग में ये होगा कि नहीं बनाकर जाती तो ऑर्डर तो कर लेते। और फिर अगर यहाँ से जाएंगे कुछ लेकर चले गए, थैंक यू मम्मा, आई लव यू मम्मा, और ना लेके जाए तो। लेकिन ये चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है, आप कितने कह लीजिए, आप उसको डिनाई कर ही नहीं सकते हैं। पति की जेब से इनको कुछ खरीद के दे तो एक्सप्रेशन देखना, माँ के घर से कुछ ले आएंगे तो फिर देखना। तो हम ऐसा करते हैं, 2 मुद्दे आपने उठाए हैं, बात आज कर ही लेते हैं हम आगे बढ़ने के पहले बच्चे वाला ही सॉल्व कर देते हैं, फिर हस्बैंड वाले पे आ जाते हैं। जो आपने बच्चे का केस कहा ना, आप देखिए ये जो बच्चा 15 साल, 17 साल, 18 साल होने के बाद इस तरह से जीने का काम कर रहा है, उसके पीछे हमने क्या किया है। मैं कल भी इस उदाहरण को बाहर दे रहा था। हमको ऑफिस जाना होता और हमारा 6 महीने साल भर का बच्चा जब रोता है ना, साल 1.5 साल का बच्चा, तो हम पहला स्टेटमेंट उसको कहते हैं, बेटा तुम्हारे लिए टॉफी लेते आएंगे, बेटा तुम्हारे लिए खिलौना लेते आएंगे, बेटा तुम्हारे लिए चॉकलेट लेते आएंगे। ठीक, आप चले भी जाते हैं, शाम को खिलौना, चॉकलेट और टॉफी ला के दे भी देते हैं। आज भूल गए तो कल ला देते हैं, कल भूल गए तो परसों ला देते हैं। लेकिन 3 महीना अगर आप इस काम को कर देंगे तो बच्चा घर ऑफिस से लौटने के बाद आपका इंतजार करेगा कि टॉफी का इंतजार करेगा? आपका इंतजार करेगा कि खिलौने का इंतजार करेगा? जबकि वो बच्चा जब रो रहा था आपके ऑफिस जाते समय, तो आपके लिए रो रहा था कि खिलौने के लिए रो रहा था? आपके लिए रो रहा था ना। उसको कंसर्न तो आपसे था, उसको जरूरत तो आपकी थी। हमने क्या किया, उसको हटा करके उसके ध्यान को खिलौने पर डाइवर्ट कर दिया, टॉफी पर डाइवर्ट कर दिया, तुम्हारे लिए कपड़ा लेके आएंगे इस बात पे डाइवर्ट कर दिया। अब वो डाइवर्जन हमने कर दिया और जब बच्चा उसी में उलझ गया तब हम कहते हैं कि बेटा अब तुमको कपड़े, खिलौने और टॉफी से मतलब रह गया है, मैं भी तो हूँ। काम कैसे होगा?
आता हूँ ना दीदी, पर एक एक स्टेप तो चले, मैं रिस्पॉन्ड करूंगा उसको। पर जब आपने कहा कि ये कड़वी सच्चाई आज के दिन दिखाई देती है, हमको ये समझना जरूरी है कि हमारे ही तरीकों ने इसको पैदा किया है। हमको घर का काम करना होता है, हम बच्चे के हाथ में मोबाइल पकड़ा देते हैं, ठीक। हमको लगता है कि अब हम घर का काम करेंगे, बच्चा अपना मोबाइल में बिजी रहेगा, ठीक। थोड़े समय के बाद अब बच्चा मोबाइल ढूंढना शुरू करता है, तब हम कहते हैं बेटा तुमको पढ़ना भी चाहिए, घर में लोग आ गए हैं तो इनको नमस्ते भी करना चाहिए, इनको पानी भी ला के देना चाहिए, ठीक है, तुमको थोड़ा मिलना भी चाहिए। कैसे मिलेगा जी? वही बच्चा जब 9, 10, 11, 12 में जेई और नीट की तैयारी कर रहा होता है, हम उसको घर का सबसे आखिरी कोना देते हैं कि बेटा उसमें बैठे रहो, पूरे घर में क्या चलता रहे तुमको कोई फर्क नहीं पड़े, ठीक। ना तो तुमको नमस्ते करना है, ना तुमको एक गिलास पानी देना है, ना तुमको किसी फंक्शन में जाना है, ना तुमको किसी से मिलना है। और जब वो 4 साल उसी में जी करके रम जाने का आदत बना लेता है, ठीक, तब हम उस बच्चे से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो लौट करके अब सारे सोशल निर्वाहों को करना शुरू कर दे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को करना शुरू कर दे। अजी जिसने 18 साल तक जिंदगी में एक गिलास पानी उठा के खुद नहीं पिया हो, अब उससे हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो पानी और खाना अपना भी इंतजाम कर ले और आपका भी इंतजाम कर दे? कैसे कर सकते हैं? उन्हीं बच्चों को हमने का मतलब आप भी हो सकते, मीडिया हो सकता, एडवर्टीजमेंट हो सकता, समाज हो सकता, कोई अकेले का हमारा आपका मुद्दा नहीं है, पर उन्हीं बच्चों को हमने रोज मीडिया और एडवर्टीजमेंट के थ्रू ये सिखाया है कि पिज्जा और बर्गर खाने में ही जिंदगी है, ठीक। हमने उनको सिखाया है कि घर का खाना तो व्यर्थ होता है, रेस्टोरेंट के खाने में ही स्वाद है। हमने उनको सिखाया है कि किसी फंक्शन और किसी पार्टी के दिन हो, घर का कोई जन्मदिन हो कि कोई अच्छा फंक्शन हो, वो सब घर में नहीं मनाया जा सकता, उसके लिए तो किसी होटल के खाने की ही जरूरत है। तो हम कॉन्स्टेंटली उसके दिमाग में ये बात को बैठा रहे हैं कि जिंदगी का मजा तो वही है, जिंदगी का मजा तो वही है। जब वो बात बच्चा पकड़ लेता है, तब हम शिकायत करते हैं कि ये देखो बच्चे को घर के खाने में कोई रुचि नहीं रह गई है, इसको तो रेस्टोरेंट दिखाई देता है। हम ही अपने बच्चे को सारा ताकत लगा करके अमेरिका और इंग्लैंड भेजने में लगे रहते हैं, ठीक। जब वो चला जाता है अमेरिका और इंग्लैंड, ठीक, तब कहते हैं कि बेटा तुम फोन भी नहीं करते हो, साल में एक बार मिलने भी नहीं आते हो। अजी हम ही तो उसको ट्रेन कर रहे हैं इस बात के लिए कि तुम्हारी जिंदगी में कैरियर, पैसा और लाइफ महत्वपूर्ण है, बाकी चीजें नहीं। और जिस कल्चर में हम 18 साल, 20 साल, 25 साल पल करके बड़े हो गए, उसको बदलने में बहुत लंबी मेहनत लगने वाली है जी। मैं अपना ही उदाहरण दे रहा था, आज सुबह दृष्टा से हमारी बात हो रही थी कि जिस तरह से हमारी परवरिश रही 11, 12 की और IIT की 10-12 सालों की, कभी सुबह उठ करके एक्सरसाइज करना, योग करना, आसन प्राणायाम करना, ये शेड्यूल में ही नहीं रहा। आज हमको उसकी बहुत जरूरत लगती भी है, लेकिन वो आदत नहीं होने के कारण कोई छोटा से छोटा काम भी आ जाता है ना, उस दिन हमारा आसन प्राणायाम और योग छूट जाता है। ये जो आदत हमने 10 साल 12 साल तक सिर के बल चलने का बना लिया है, अब पैर के बल चलना कठिन तो लगेगा जी। तो बच्चे का कारण तो यहाँ खड़ा है। अब पूछेंगे सॉल्यूशन क्या है? तो सॉल्यूशन के पहले मैं एक सिंपल बात कहूँगा कि जिस प्रॉब्लम को हमने 10 साल 12 साल 15 साल में बड़ा किया है, एक दिन में हमको सॉल्यूशन एक्सपेक्ट करने की भी जरूरत नहीं है। एक दिन में उसका डायरेक्शन ठीक होने का काम शुरू हो सकता है। तो आप अगर पूछेंगे ना कि बच्चा अगर बाहर का ऑर्डर देता है, हमारा पहला स्टेटमेंट ये होगा, अगर मुझे उसको शुरू करना हो तो मेरा तो बहुत सिंपल स्टेटमेंट होगा कि बेटा जब मैं तुमको बाहर का खाना खाते हुए देखता हूँ या देखती हूँ तो मुझे तुम्हारे स्वास्थ्य की चिंता होती है, क्या करना चाहिए हमको? इतना सिंपल प्रश्न होगा हमारा कि जब भी मैं तुमको बाहर का खाना खाते हुए देखता हूँ, और ये फैक्ट है ना, आपको यही चिंता तो हो रही होगी ना, मैं आपके ही भाव को भाषा दे रहा हूँ, मैं कोई झूठी या अलग की बात नहीं कह रहा हूँ। मेरा एकदम सिंपल स्टेटमेंट होगा कि बेटा जब मैं तुमको सप्ताह में 2 दिन 3 दिन
और एग्जैक्ट ही बात करने की जरूरत है। आप यहाँ से मत शुरू करेंगे, हम यहाँ से नहीं शुरू करेंगे कि हम कहेंगे रोज रोज तुमको खाना खाते देखते हैं बाहर का। तो भाई अगर वीक में 2 दिन खा रहा है तो 2 दिन ही बोले ना। आप जैसे ही उस 2 दिन के बदले ये कहेंगे ना कि रोज रोज तुमको देखती हूँ, जब जब तुमको देखती हूँ, वो उसी में अटक जाएगी। वो कहेगी रोज खाते हैं, अच्छा कल कहाँ खाए थे बताओ तो, अच्छा परसों तुम पैसे दी थी क्या हमको खरीदने के लिए। वो सारा आर्गुमेंट चला जाएगा उस दूसरी जगह पर जहां उसको नहीं जाना चाहिए। ठीक है? आपने जैसे ही थोड़ा बढ़ा करके एग्जेग्रेट करके बोला ना, वो बाकी सारी बात को नहीं सुनेगा, उसी लूप होल को पकड़ के जवाब देना शुरू कर देगा, तो सारा कहा हुआ बेकार चला जाता है। तो हमको बहुत सिंपल यहाँ से शुरू करने की जरूरत है। आप ये डायलॉग करके देखिए ना, वो एक जगह पर अगर आप 1 सप्ताह 15 दिन इस डायलॉग को करते हैं ना, हम एकदम कुछ नहीं कर रहे, हम ऑब्जर्वेशन बता रहे हैं कि बेटा जब मैं तुमको सप्ताह में 2 दिन बाहर का खाना खाते देखती हूँ, मैं इसे वाक्य को शुरू कर रहे हैं, तुम खाते हो से नहीं शुरू कर रहे हैं, ठीक, मैं से, और अपना नीड बता रहे हैं, मुझे तुम्हारे स्वास्थ्य की चिंता होती। हम यहाँ से नहीं शुरू करते बेटा नालायक हो गए हो, 17 साल उम्र हो गई है, अभी भी तुमको स्वास्थ्य का ध्यान रखने का तमीज नहीं है, अभी तो मैं माँ हूँ 4 साल देख दे रही हूँ, हॉस्टल जाओगे तो क्या करोगे। ठीक, ये जो डिजाइन है ना, ये जो डिजाइन है ना हमारा एक्सप्रेस करने का, इसको सुन करके अगले को मोटिवेशन बनेगा कि मूड ऑफ होगा। तो हमको एकदम सिंपल काम करना होता है कि हमको अपनी नीड और फीलिंग को एक्सप्रेस करने की जरूरत पड़ती है। फीलिंग ये है कि हमको कंसर्न होता है, हमको चिंता होती। नीड ये है कि हम उसका स्वास्थ्य ठीक रहे ये चाहते हैं। तो हमारा सिंपल स्टेटमेंट होगा, आप बात करके देखिए ना, किसी जगह पर आकर के वो खुद ही इस बात पर आपके साथ आ जाएगी कि ठीक है सप्ताह में 1 दिन खाएंगे या महीने में 2 दिन खाएंगे। तो उस जगह पर आपको भी ये समझने की जरूरत है कि जहाँ कुएं में भांग सब तरफ घुला हुआ हो, ठीक, वहाँ एक बच्चा अपने को कितना बचा के रख सकता है। हम भी अपने को कितनी जगहों पर कितना बचा के रख रहे हैं। हमको दूसरे का तो पता चल जाता है कि उसके ये हैं, आप अपने से देखने जाएंगे ना तो दिखाई देगा कि 10 ऐसी जगहें भी होंगी जहां हम भी उलझे हुए हैं, वैसे ही जैसे बिटिया उलझी हुई है। छोटा बच्चा खिलौने में उलझा होता है, हम जैसे जैसे बड़े होते हैं ना, खिलौने में तो लात मार देते हैं, हमको लगता है हम बाहर निकल गए, लेकिन ध्यान से देखेंगे तो दिखेगा कि छोटा बच्चा एक तरह के खिलौने में उलझा हुआ है, हम बड़े बच्चे एक दूसरी तरह के खिलौने में उलझे हुए हैं। उलझन एक जैसी बनी रहती है। तो इतना सिंपल तरीका है उस बच्चे के साथ डील करने का। और माइंड इट कि मैं किसी भी जगह पर उसको ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, उसको जज नहीं कर रहा हूँ, तुम नालायक हो, बेकार हो, ये नहीं कह रहा हूँ। हर जगह पर हम एकदम सिंपल काम कर रहे हैं, जो घटना देखते हैं उतना ही बोलते हैं, और मैं से स्टेटमेंट को शुरू करके अपनी फीलिंग और अपने नीड को बताने का काम करते हैं। इतना जरूर इसमें ध्यान रखिएगा कि अभी भोपाल में बात हो रही थी, तो एक बच्चा मोबाइल ऐसे ही खेलने का अभ्यस्त होगा 10-11 साल का, तो मम्मी ने जाके उसको यही कहा, और ये मैं कोई इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आप इसको भाषा के रूप में यूज करें, सचमुच भाव भी हमारा वही होने की जरूरत है ना, कि हमारा कंसर्न भी तो हेल्थ का ही है ना, ठीक। तो उन्होंने जाके कहा कि बेटा मैं जब तुमको मोबाइल खेलते देखती हूँ ना, तो मुझे तुम्हारे स्वास्थ्य और पढ़ाई की चिंता होती। उसने वाक्य नहीं पूरा हुआ कि छूटते ही कहा मम्मी मुझे भी चिंता होती है आपको देख के। उसने छूटते ही ये वाक्य कहा, कहेगा ही। अगर हम भी दिन भर में 6 घंटा मोबाइल पे लगे रहते हैं तो क्या स्टेटमेंट देगा अगला। लेकिन मैं ब्यूटी मानता हूं फिर भी कि हमारे इस स्टेटमेंट से पहली चीज ये हो गई कि अब बच्चे ने ब्लेम से नहीं शुरू किया कि मम्मी तुम दिन भर हमको टोकती रहती हो, तुम्हारे पास कोई और काम नहीं रह गया है क्या, जब देखो तब हमारा जीना हराम कर दियो, 10 मिनट तो खेल लेने दो। ये नहीं बोल पाया बच्चा उसमें। अब इसका अगला उपाय क्या है? अगला उपाय एकदम सिंपल है कि उसको भी अगर हमारे स्वास्थ्य की चिंता है तो उसका और हमारा दोनों के पूरा होने का डिजाइन बनने की जरूरत है।
न कि अपने लिए लूप होल ढूंढ लेने की जरूरत है कि बेटा हमारा तो ऑफिस है, हमारा तो ये है, उसकी भी पढ़ाई है जी, उसके भी असाइनमेंट्स हैं। वो पीछे एक दीदी बता रही थी कि अब 3 घंटा बच्चा मोबाइल पे लगा है, पता भी नहीं चलता कि वो असाइनमेंट कर रहा है कि गेम खेल रहा है। ऑनेस्टी और ट्रांसपेरेंसी के साथ हम डायलॉग और डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे ना, और अपने में भी बदलाव के लिए तैयार रहेंगे। अगर सचमुच हमारे में चीज़ें ठीक नहीं है तो हम सोचेंगे हम 2 घंटा रील देखें और बच्चा नहीं देखे, ये कैसे संभव है जी? ये कैसे संभव? ये न्याय भी है क्या? जिस व्यवहार में न्याय से हम बात शुरू कर रहे थे, इसको न्याय कहेंगे क्या? तो ठीक होने की जगह तो इतना सिंपल है। उस डायलॉग को हम स्टार्ट करते हैं बिना जज किए, बिना ब्लेम किए, बिना दूसरे को कटघरे में खड़ा किए। वो बच्चा क्यों छुपाना शुरू कर दिया है? वो छुपाना इसलिए शुरू कर दिया है कि आप उसको मोबाइल में कुछ गेम खेलते जैसे ही देखते हैं ना, एक लेक्चर और भाषणबाजी से शुरू करते हैं, ठीक है? जिसको सुन सुन करके वो इरिटेट हो गया, इरिटेट हो गया। अब जैसे ही वो आपको देखता है, उसको समझ में आ जाता है कि अभी आप मोबाइल देखेंगे तो अभी आप फिर से भाषण शुरू कर देंगे। हम अगर उसको डांटने के बदले उसके साथ स्नेह से बात करने के कल्चर को शुरू से बना के रखते, और उसको ये भय नहीं होता कि हमारे पास जो भी स्थिति है हम बताएंगे तो मम्मा डांटेगी नहीं हमको, मम्मा परेशान नहीं करेगी, मम्मा पीटेगी नहीं हमको, वो बताएगा कि नहीं बताएगा? वो ओपन स्पेस देने का काम ही हमने ब्लॉक कर दिया है। छुपाएगा नहीं तो क्या करेगा? हम सब वही कर रहे हैं जी। हमको भी जिन चीज़ों में दिखाई देता है ना कि पति को पता चल जाएगा समस्या हो जाएगी, पत्नी को पता चल जाएगा समस्या हो जाएगी, लोग वहाँ भी छुपा रहे हैं जी। मैं आपका नहीं कह सकता, बट मैं 90% संसार का तो कह सकता हूँ कि कितनी चीज़ें लोग एक दूसरे से छुपा रखे हैं जी। तो पहले पार्ट में तो मुझे ये कहना, बच्चे पर आपको कुछ भी और पूछना हो तो बताइए, फिर पति पे आता हूँ। नहीं, अभी बात करते हैं ना, हम आपसे सर्टिफिकेट दिलवा के छोड़ेंगे उनको ठीक वाला, आप चिंता नहीं करिए। पर मैं समझ गया ना, मैं आता हूँ उस पर बच्चे वाला क्लियर हो गया ना, पक्का ना? इसमें इसको अगर आप ठीक से प्रैक्टिस करेंगे ना, 2 महीना तो लगेगा आपको ठीक से बोल पाने में। ये जो मैं बोल दे रहा हूं ना इतनी आसानी से, आप जब बोलने जाएंगे ना, आप तो वही पुराना टेप रिकॉर्डर शुरू करेंगे, मुझे पता है। एक मिनट दीजिए, एक लाइन का स्टेटमेंट तो आप वो बोल पाएंगे जो मैंने कहा है, पर दूसरा तीसरा लाइन होने के बाद ही आपका जो टेप रिकॉर्डर शुरू होगा ना, वो तो वही पुराना शुरू होगा कि नालायक को कुछ बात समझ में नहीं आती है, इसको तो डंडे के बल पे ही समझाया जा सकता है। ये तो मैं गलत फंस गई इस चक्कर में कि ये बता रहे हैं कि इससे भी कुछ ठीक होता है, कहाँ ठीक हो रहा है। कम से कम 2 महीना हमको लगता है अपना लैंग्वेज धीरे धीरे ठीक होने में, वो भी प्रयास करते हैं। तब आपको ड्राइविंग में देता हूं मैं उत्तर, आपको ड्राइविंग में 15 दिन या 1 महीना लगेगा। जिस दिन से ड्राइविंग शुरू करेंगे उस दिन से किनारे पे खड़े रह करके तो पूरी जिंदगी में ड्राइविंग नहीं आएगी जी। मुझे ड्राइविंग का थ्योरी 15 साल से पता है, आती आज भी नहीं है। मैं तो अपना ही हालत बता रहा हूँ, आती आज भी नहीं है। क्यों नहीं आती? क्योंकि कुल मिला के 3 दिन गाड़ी में बैठा हूँ उसको प्रैक्टिस करने के लिए, उसके बाद बैठा नहीं कभी। तो 1 से 2 महीने का समय तो लग जाता है अपनी फ्लुएंसी ठीक से आने में। उसके बाद बच्चे को रिस्पॉन्ड करने के लिए 1 महीने का समय मोर देन इनफ, इससे ज्यादा किसी को नहीं लगता। 1 महीना भी मैं बहुत अधिक कह रहा हूं, बहुत चांस है कि आपको पहले ही दिन रिस्पॉन्स मिल जाए, लेकिन मैं 1 महीना तो इतना अपर साइड कह रहा हूं कि उसको आप कभी क्रॉस नहीं कर पाएंगे, पक्का है। लेकिन 1 से 2 महीना आपको लगता है उस फ्लुएंसी को अपने में लाने में, जहां एक्चुअली हम अपने नीड और फीलिंग को एक सभ्य भाषा में स्नेह के साथ एक्सप्रेस कर सकें।
जैसे ही हमारी भाषा से अपमान जाता है, जैसे ही ब्लेम जाता है, जैसे ही जजमेंट जाता है, जैसे ही इवन डिसीजन जाता है कि तुम मोबाइल मत खेलो, तुम गेम मत देखो, तुम बाहर का खाना मत खाओ, ये सब डिसीजन है कि नहीं? निर्णय पे हम पहुंचे हुए हैं और फिर चर्चा करने जा रहे हैं। चर्चा क्या खाक करेंगे जी? निर्णय जब आप लेके ही बैठ गए हो तो अब चर्चा थोड़ी होनी है, अब तो भाषण होना है कि तुम बदलो। तो जैसे ही हम उसको बात करने जाते हैं ना, उसको ये नहीं लगता है कि ये हमारी जिंदगी को कुछ बेहतर करने के लिए आए हैं। उनको लगता है कि जो 2-4 मेरी जिंदगी के सुख हैं उसको छीनने के लिए ये आ गए हैं कि नहीं? ये पकड़ में आता है कि उसको हम जब बात करने जाते हैं तो उसको ये नहीं लगता है कि हमारी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए और हेल्प करने के लिए ये आए हैं। इनको लगता है जो मेरी ज़िंदगी में 2-4 सुख है थोड़ा बहुत, उसको भी छीन लेने के लिए आए। अब इसके बाद कौन सा जुड़ाव होगा, कौन सी मैत्री होगी, कौन सा बात आगे बढ़ेगा? एक दीदी कुछ कह रही है, इनको सुन के मैं आता हूँ पीछे। हाँ, आपने कहा कि ये जो बच्चों को जो कुछ आप करते हैं उसका प्रभाव उनके ऊपर आता है। आप मोबाइल चलाएंगे, आप अधिकारी नहीं है कि आप, पर यदि आप नहीं चला रहे हैं फोन, आप नहीं वैसा खाना खा रहे, लेकिन जिस समाज में बच्चे रह रहे हैं, जब बच्चा दूसरे बच्चे को देखता है तो वो जम करके आपके पास आता है और बोलता है कि मम्मा मुझे फोन चाहिए, तो फिर आप हर बार उसको ऐसे समझा पाने में कई बार बहुत असमर्थ महसूस करते हैं। खासकर जैसे बर्थडेज वगैरह होते हैं, आपको पता है कि ये जो केक बेकरी से आ रहे हैं आपके बच्चों के लिए अच्छे नहीं है, लेकिन बच्चा जब सबके बर्थडेज में देखता है आप उसके लिए तो बहुत अच्छा बनाते हैं, जो उसके स्वास्थ्य के लिए, उसकी उम्र बढ़ाने के लिए, उसके बर्थडे के लिए बेस्ट होगा, लेकिन जब वो दूसरों के बर्थडे में देखता है या वो अपने मित्रों को बुलाता है, वो कहते हैं कि तेरे बर्थडे में केक ही नहीं है तो कैसा बर्थडे है, तब मैं बहुत असहाय सा महसूस करती हूँ और समझाने पर भी मुझे समझ नहीं आता मैं कैसे बच्चों को समझाऊं। देखिए 2-3 बातें मैं इस पर ध्यान दिला देता हूँ। पहली चीज़ तो ये कि इसीलिए सिर्फ व्यक्ति या परिवार के ठीक हो जाने से काम नहीं चलेगा, ठीक तो पूरे समाज के होने की ज़रूरत है। तो अल्टीमेट सॉल्यूशन तो वहाँ खड़ा है कि पूरा समाज ही ठीक हो। हमको आपको इसलिए प्रयास करने की ज़रूरत है उस डायरेक्शन में। मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत हूँ कि हम सोचेंगे कि हम अपना घर बचा के रख लेंगे, अपना मोहल्ला बचा के रख लेंगे, आज के दिन संभव नहीं है जी। आज के दिन तो ये इंटरनेट और मीडिया के युग में हम एक दूसरे से इतने जुड़ गए हैं कि हर चीज़ हमारे घर में घुस गई है। ठीक है, मुझे भी ये पता है कि हमारा 3 साल का बच्चा खाना क्या खाएगा ना, वो मीडिया और एडवर्टीजमेंट भी बहुत सारा तय करता है, पड़ोसी के बच्चे तय करते हैं, स्कूल तय करता है। तो ठीक तो अल्टीमेटली इस पूरे के होने की ज़रूरत है। जब तक वो नहीं होता है तब तक क्या करें? तब तक तो एकदम हमको जो समझ में आता है वो यही कि समाधान की जगह पर क्रिएटिव सॉल्यूशंस ढूंढने की ज़रूरत है जो हम बच्चे को दे सकें। तो आप अगर पूछेंगे कि तुम्हारे उसमें केक नहीं है, तो मैं एकदम सिंपल पूछ सकता हूँ, बेटा यहाँ मिठाइयाँ जो हम दे रहे, मान लीजिए अगर हमने मिठाई बनाई है, ये भी लोगों के बर्थडे में रहती हैं क्या? हम ये भी सवाल पूछ सकते हैं कि बेटा ये मिठाई खाने में ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है कि केक लगता है? डिपेंड्स। इतना ज़रूरी भी नहीं है, इतना ज़रूरी भी नहीं है, ठीक? लेकिन अगर वो लगता है तो वो नहीं काम करेगा, इतना सिंपल बात है। समाधान में आपको दूसरे आर्गुमेंट्स ढूंढने पड़ेंगे। समाधान का मतलब यही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही काम कर ही जाएगा, जिनके लिए कर जाए वेल एंड गुड, ठीक। जिनके लिए नहीं करेगा उनको और तरीके ढूंढने की ज़रूरत पड़ेगी। इसी का नाम है अपने विचार को समाधान के अर्थ में लगाना, ना कि समस्या को रोने धोने के अर्थ में लगाना। जो चीज़ें समाज की हमारे हाथ में नहीं हैं, हम आज के दिन उसको सीधा तो बदल नहीं सकते, लेकिन क्या कर सकते हैं? तो कर ये सकते हैं कि उसके बीच में से क्रिएटिव सॉल्यूशंस निकाल करके ध्यान दिलाने का काम कर सकते हैं। तो एक बच्चा अगर हमको कहता है कि हमको भी ये सारे सामान चाहिए, ठीक है, घर में, जो दूसरों के हाथ में वो देखता है, हमारा सिंपल पूछना होगा कि बेटा उसको कमाने में मुझे 4 घंटे और एक्स्ट्रा लगाने पड़ेंगे, जो समय मैं तुमको नहीं दे पाऊंगी, ये चलेगा तुम्हारे लिए कि नहीं?
वही देखिए, ये जो कह देते हैं ना बच्चे, तो उसमें अगर हमसे पूछिएगा तो हम एकदम सिंपल होमवर्क देंगे उसको, ठीक। वो ये कि जिन घरों के माँ बाप लगे हुए हैं पूरे समय और बच्चे को समय नहीं दे रहे हैं, उनकी क्या स्थिति है, ऐसे 10-5 घरों में थोड़ा सर्वे तो कर लो अपने मित्रों से। ये क्रिएटिव सॉल्यूशन सोचने की बात है। मैं इसी को कह रहा हूँ, समाधान के अर्थ में चीज़ों को सोचना। और इस पर कोई मेरी मोनोपोली है या यही 4 तरीके हैं, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। आप सोचना शुरू करेंगे, 20 तरीके आप हमसे बेहतर निकाल पाएंगे, क्योंकि आप रोज बच्चों के साथ जी रहे हैं जी। 20 तरीके बेहतर निकाल पाएंगे, पर वो डायरेक्शन पकड़ना जरूरी, डायरेक्शन पकड़ना जरूरी है। अगर हमको पता चल गया है ये बात कि बच्चे के लिए वो केयर की भी ज़रूरत है, जिसके अभाव में बच्चा परेशान होता है, सर्वे करके देख लेना 10 लोगों के साथ, पता चल जाएगा। आज अगर आप हमको कहोगे कि दुनिया में सबसे ज़्यादा पैसा कमाने से हमारी ज़िंदगी सफल हो जाएगी, मैं बिना आर्गुमेंट के सिंपल बात कहूँगा कि संसार के ऐसे 10 लोगों का सर्वे करके देख लिया जाए कि उनकी ज़िंदगी सफल हो गई कि नहीं हो गई। आप करके देखेंगे, आपको उत्तर मिल जाएगा, उत्तर मिल जाएगा। जी दीदी, माइक प्लीज़। आजकल ना एक चीज से थोड़ा सा मैं जूझ रही हूँ। जी। जो है वो आजकल थोड़ा सा छुट्टियों को ज्यादा डिपेंडेंट है, मतलब कि मम्मी मेरे को फाइल कंप्लीट करनी है। अब कल उसको हमने स्कूल भेजा तो कहती मामा मैंने आज अपना केमिस्ट्री का होमवर्क मतलब वो दे दिया, मैंने प्रोजेक्ट फाइल दे दी मैंने, इसमें 35 एक्सपेरिमेंट करने। मैंने कहा ठीक है बेटा, बढ़िया हुआ, अब तुम गई हो तो बढ़िया ही हुआ ना। कहती हाँ मम्मी पर मैं कल नहीं जाऊंगी। मैंने कहा क्यों? वो आज गई नहीं है स्कूल घर पर। मैंने कहा कि क्यों? नहीं मम्मी मेरे को ना स्कूल में इतना समझ नहीं आता, मुझे सेल्फ स्टडी ज्यादा अच्छी लगती है और वो करती भी है, वो करती भी है। यानी कि मम्मी मेरे को नहीं ऐसा समझ में आता, मुझे सेल्फ स्टडी से ज्यादा अच्छा समझ में आता है जो आजकल ऑनलाइन चलता है क्लास। मैंने कहा बेटा पर अभी इतनी सारी छुट्टियां, जब तो कोई रीजन होगा तो ले लेना, बेफालतू में अभी क्यों लेनी, कोई ओकेजन होगा तो ले लेना, मैं मना नहीं कर रही। मैं सुनूंगा आपका पूरा बात, बट मैं एक लाइन ध्यान दिला दे रहा हूँ। ये जितने बात आप कह रहे हैं ना, ये डिसीजन फिक्स करके उसके बाद चर्चा कर रहे हैं। गलती हम लोगों से हुई, वही बता रहा हूँ मैं। अभी भी जो आप सारे लाइन बोल रहे हैं ना, आपने डिसीजन फिक्स कर दिया है कि तुमको टाइम से स्कूल जाना ही चाहिए, ठीक। आपने ये फिक्स कर दिया है कि तुमको छुट्टी उसी समय लेनी चाहिए जब मेरे हिसाब से कोई इंपॉर्टेंट ओकेजन हो। मेरे हिसाब से इसलिए कह रहा हूँ कि उसके हिसाब से तो आज भी है, ठीक है। आप बिल्कुल जायज कह रहे हैं, लेकिन मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा कि मेरी गलती कहाँ है, मैं उस चीज को कैसे हैंडल करूँ। पर लेकिन आपसे यहाँ पे मैंने कहा कि इस एनवायरनमेंट से जब बाहर निकलते हैं तो थोड़ा रहता है कि बदलाव अपने अंदर देखिए, बदलाव लाना है, ठीक है। अब हस्बैंड ने जैसे मेरे से घर आके बोला कि प्रीति मेरे को भूख लगी है, मैंने कहा ठीक है, तो कहते मुझे कुछ नमकीन की तरह खाना है। नहीं तो कोई बात नहीं प्रीति, तुम दूध पी 1 गिलास दे दो तो मैं दे दूँ। तो मुझे इतना अच्छा लगा, मतलब बंदे ने मेरे लिए भी सोचा कि ये भी मेरे साथ बाहर आए, लेकिन उसी भाव से मैंने भी इनके लिए आटा गूंथ के बच्चे के लिए और इनके लिए खाना बनाया। दोनों को भाव एक जैसा रहा, इसीलिए कलेश नहीं। लेकिन कहने का मतलब ये है कि जैसे अब बच्चे ने मेरे से बोला कि स्कूल, उसने मेरे को अपना डिसीजन दे दिया, मेरे को एआई का काम करना है। मैंने कहा बेटा एआई का तो आप कर लोगे, लेकिन जो स्कूल में काम होगा वो पेंडिंग हो जाएगा। मैंने उसको ऐसे समझाया, मैं उससे ज्यादा आर्गुमेंट नहीं करना चाह रही, क्योंकि मुझे अपने में बदलाव करना है। सामने वाला कितनी देर में अपना बदलाव दिखाएगा वो मुझे अभी नहीं मालूम है, बस आई एम वेटिंग फॉर दैट। हाँ, लेकिन अब वो नहीं गई और मैंने उसके साथ फिर भी मैंने उसको कहा देख के बेटा तो मेरा अच्छा बेटा है, जाके जल्दी आ जाइयो, मतलब जैसे तू जाएगी तो आराम से है, तो पेंडिंग भी नहीं होगा, नहीं तो फिर वो पेंडिंग चलता रहेगा। मैंने उससे इतने सहज बात से किया कि प्रीति नहीं, कंट्रोल कंट्रोल, मतलब सीरियसली कि मैंने बिल्कुल भी गुस्सा नहीं किया। फिर बल्कि कुशन जी को मैंने दूसरे कमरे में बोला, देखा आप भी ज्यादा फिर मत करना, क्योंकि ये बता दूं वो नहीं जानने के लिए बोल रही है और आप गुस्सा मत करना। क्यों? मैंने बस क्यों ही मत पूछना। हाँ, तो कहने लगे अच्छा ठीक है। मैंने देखो वो हमारी बात मानेगी नहीं, और मैं उसको कलेश से मैं मनवाना चाहती नहीं,
क्योंकि यहाँ पर फिर घर में चिल्ला चोट हो, वो मुझे चाहिए नहीं, है ना। मैंने तो पूछा फिर ऐसे करते थोड़ा सा बताओ, आपने नहीं करती कि ठीक है बेटा, जैसे तुम्हें ठीक लगे तुम देख लेना सुबह, ऐसे कह के मैंने छोड़ दिया। लेकिन जब वो बच्चा मेरे पास बेड पर आया 12 बजे के करीब, जब अपना काम खत्म करके वो काम कर रही थी अपना, हम लोग तो कहते धीरे सी आवाज में उसने इतना बोला सॉरी। वो मेरे को मेरा रिटर्न मिला, मेरा अर्निंग मिला, मेरे को उस छोटे से बदलाव से। लेकिन अब हर बार वो मेरे को ऐसे बोल दिया और मैं कुछ भी ना कर पाऊं कि मेरे को आज भी नहीं जाना, मुझे ये वाली फाइल बनानी है, मुझे वो वाली फाइल बनानी है, तो उसका अल्टरनेट क्या है? मैं समझ गया आपकी सारी बात को। मैं फिर से 2 लाइन आपको बता देता हूँ, लेकिन हर बार ये प्रैक्टिस आपको जो है ना करेंगे तो महीना 2 महीना में जाके डायलॉग स्टार्ट हो पाएगा। और मैं फिर से बता दूँ, सॉल्यूशन डे 1 में हमको ढूंढना भी नहीं चाहिए, एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहिए कि डे 1 में अगला रिटर्न देगा। आज ही जो 10 साल से उलझा हुआ है, पूरा समाज, मीडिया और प्रेशर उस पर पड़ा हुआ है, ठीक, वो कितना रिस्पॉन्ड करेगा जी? आपका कंसर्न को अगर मैं देखूं पलट के, तो मेरा स्टेटमेंट एकदम सिंपल होगा कि बेटा जब भी मैं तुमको स्कूल जाते हुए नहीं देखती हूँ, ठीक, मुझे तुम्हारी पढ़ाई की चिंता होती, ठीक, क्योंकि मुझे, अगर उसके आगे पूछेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि स्कूल में टीचर के साथ पढ़ने से तुम्हारी पढ़ाई ज़्यादा ठीक हो पाएगी। यही तो आपका कंसर्न होगा ना। हमको इतना सिंपल बताने की ज़रूरत है। अगर उसका रिस्पॉन्स ये है कि ऑनलाइन पढ़ाई से बेहतर हो जाएगा, तो हमको भी सचमुच ईमानदारी से पलट के देखना चाहिए कि ऑनलाइन पढ़ाई से वो ज़्यादा अच्छा कर ले रही है कि नहीं कर ले रही है। अगर वो ऑनलाइन में रियली अच्छा कर रही है, तो हमको भी एक बैलेंस ही ढूंढने की ज़रूरत है कि कितना उसको ऑनलाइन करने दें और कितना स्कूल जाने दें। हम भी इस जिद पर क्यों हैं कि नहीं, उसको तो स्कूल ही भेजना है। मैं, आपका मुद्दा भी तो यही है ना कि बच्चा ठीक समझ ले, या आपका मुद्दा यह है कि बच्चा स्कूल जाए भले कुछ ना पढ़े? गोल आपको भी क्लियर है ना कि आपका भी इंटरेस्ट तो इसी बात में है ना कि बच्चा ठीक से समझ ले। अगर वो सचमुच ऑनलाइन कर ले रहा है, तो एक वर्केबल सॉल्यूशन हम क्यों नहीं ढूंढ सकते हैं कि ठीक है इतना ऑनलाइन कर ले, इतना स्कूल जाके कर ले। जो भी स्कूल के अटेंडेंस की सीमा होगी, बाकी बाउंड्रीज होंगी, उसके साथ उसको पहचाना जा सकता है। हम भी अपनी स्ट्रेटजी पर क्यों जिद पर अड़े रहे कि नहीं तुमको तो स्कूल भेज के ही छोड़ेंगे। हमको भी तो देखना जरूरी है कि हमारा गोल बच्चे को स्कूल भेजना है या बच्चा ठीक समझ ले और आगे एग्जाम में ठीक से परफॉर्म कर ले, वो गोल है। क्लियर? निश्चित रूप से वो तो अगला मुद्दा है कि बच्चा स्कूल क्यों नहीं जाना चाहता है, वो अगला मुद्दा है। बढ़िया, अब वो भी कर देता हूँ, थोड़ा हस्बैंड वाली बात भी मैं कर ही देता हूँ अभी। आज मैं सोचता हूँ आपका टॉपिक पूरा ही कर दें ताकि आप आगे आराम से सुन सकें। सर ये मुद्दा उनका नहीं है, सब हस्बैंड का। ये कह रहे हैं ये मुद्दा सब हस्बैंड का है। एक्सप्रेशन भी तो देखिए, वो मैच करने चाहिए उस वर्ड्स के साथ, तो नहीं है। मैं भी मनुष्य है, ये भी मनुष्य है, इस मनुष्य के साथ आप दूसरे हो जाते हैं, मेरे साथ दूसरे हो जाते हैं। मतलब ऐसे क्या ना 5 मिनट में एक आदमी उस वक्त को कंज्यूम इतना करना चाहता है, और कहाँ एक व्यक्ति इस व्यक्ति के साथ आधा घंटा फोटो में भी चुप रहता है। ये जो जितना आप कह रही है ना, ये मेरी भी वाइफ ऐसे ही बोलती है। मेरे घर में भी हेलो, ये मैं और ये डॉक्टर के घर गए थे, तो इन्होंने बोला डॉक्टर ये रात में बड़बड़ाते हैं, तो डॉक्टर का ये आंसर था कि दिन में बोलने का मौका कोई नहीं। मैं रिस्पॉन्ड करूंगा ना, अभी मेरी तो बारी आने दीजिए। देखिए, ये जो आप कह रही है ना, इस समस्या को दोनों तरफ से सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, मैं सॉल्व करने के पहले ये बता रहा हूं आपको, आपकी तरफ से कैसे बात करना बनता है मैं उस पर भी ध्यान दिला देता हूं, उनकी तरफ से क्या ठीक करना होता है मैं उस पर भी ध्यान दिला सकता हूं,
किससे शुरू करूं? पहले मुझे ही बताओ। चलिए जरूर बताऊंगा। अगर आपकी जगह से मुझे कहना होगा ना, तो मैं फिर से देखिए उतना ही काम करूंगा। ऑब्जर्वेशन बताऊंगा, अपना फीलिंग और नीड बताऊंगा। जैसे जितना सारा स्टेटमेंट आपने कहा ना, उसमें ज़्यादातर समय दूसरे के ऊपर ये ब्लेम है कि तुम बाकियों के साथ तो ठीक जीते हो, मेरे साथ नहीं जीते हो। ये सुनाई देगा अगले को। ठीक, आपका भी आशय क्या है? वो दूसरों के साथ ठीक नहीं जिए ऐसा आप चाहती हैं, या आपके साथ ठीक जी ले ऐसा चाहती? गोल बहुत क्लियर है। अब मैं आपकी बात को एकदम सिंपल भाषा दूंगा। मैं तो एकदम सिंपल ये बात कहूंगा, अगर हमको उनको रिस्पॉन्ड करना हो कि देखिए जब आप हमको आई लव यू कहते हैं ना, तो आपका फेशियल एक्सप्रेशन, मैं आपने उदाहरण लिया तो मैं उसी को बढ़ा देता हूं जी। ठीक, तो आपका फेशियल एक्सप्रेशन और आपका लैंग्वेज दोनों हमको मैच करता हुआ नहीं दिखता है। ठीक, इससे मुझे भरोसा नहीं बन पाता है कि जो आप कह रहे हैं वो सच है। ठीक, मुझे क्या करना चाहिए? एक लैंग्वेज बताया, दूसरा जो अपने दोस्तों के साथ उदाहरण दिया ना, मैं उसको भी बता रहा हूं कि जब मैं कुछ और लोगों के साथ आपको बात करते हुए देखती हूं, तो जितने हंसी के साथ आप बात कर पाते हैं, जितने आराम से आप ठहाके लगा पाते हैं, जितनी सहजता और प्रसन्नता आपके चेहरे पर दिखाई देती है, मैं वही सहजता और प्रसन्नता अपने साथ भी चाहती हूं जो मुझे नहीं दिखाई देती। मुझे क्या करना चाहिए? ये दोनों सेंटेंस मैंने बोले पर आप ही नहीं था इसमें। उसको बस इतना देखिएगा, आप रख लीजिए कि तुम रख लीजिए, उससे फर्क नहीं पड़ता। स्टेटमेंट में मुख्य बात ये देखिए कि आप अपनी नीड और फीलिंग बता रहे हैं या अगले को ब्लेम कर रहे हैं। आप अगले से सॉल्यूशन पूछ रहे हैं या अपनी तरफ से सॉल्यूशन लेके बैठे हुए हैं। ये दो बारीक अंतर है। अगर डायलॉग में देखिएगा कि अंतर क्या है, तो अंतर सिर्फ ये दो जगह पर है। ठीक, हम एक भी जगह ब्लेम नहीं कर रहे, हम ऑब्जर्वेशन बता रहे हैं। ठीक, अगला निश्चित रूप से अगर आप बात करेंगे ना, निश्चित रूप से वो जो कह रहे हैं ना, किसी जगह पर ये बात आएगी कि घर में वो अवसर, वो अनुकूलता, वो एक्सप्रेशन हमको नहीं मिलता है। ठीक, वो क्यों नहीं मिलता होगा अगर आप वो पूछेंगे, तो आपको रुक करके थोड़ा देखने की जरूरत पड़ेगी। अभी मैं सारा सॉल्यूशन आपकी तरफ से बता रहा हूं, उनकी तरफ से नहीं। हाँ, तो आपको थोड़ा रुक के देखने की जरूरत पड़ेगी कि ऐसा तो नहीं होता है कि घर में 20 बार आप उनको टोकते रहते हैं कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, शर्ट पहननी चाहिए तो ऐसे, बाल रखने चाहिए तो ऐसे, खाना खाना चाहिए तो ऐसे, बैठना चाहिए तो इस तमीज में, बोलना चाहिए तो इतनी ऊंची आवाज में। ऐसे 20 रेस्ट्रिक्शन तो नहीं कर रखा है आपने घर में। वो थोड़ा पलट के देखना चाहिए। नहीं तो वो एक कुमार विश्वास का पुराना जोक है कि लड़की ने जो है वो लड़के के साथ जो है अफेयर के बाद जब शादी किए, तो एक एक करके आदत को बदलते चले गए। ये बदल लो, ये बदल लो, ये बदल लो, ये बदल लो। और जब सब बदल लिया अगले ने, तो कहती है अब तुम पहले जैसे नहीं रहे यार। तो कैसे रहेगा जी पहले जैसा? भैया तो पहले भी ऐसे ही ना था। अभी आता हूँ ना, अभी आता हूँ ना। अभी अब अगर इसके आगे पूछेंगे ना, तो दूसरा स्टेटमेंट भी बता देता हूँ। अपनी तरफ से सिंपल अपने नीड और फीलिंग के साथ रिक्वेस्ट को प्लेस करने की जरूरत है। ठीक है, कि क्या आप हमारे साथ भी उतनी ही प्रसन्नता से बात कर सकते जितना लोगों के साथ करते हैं? तो हमको एकदम सिंपल यहाँ के बाद ना ये रिक्वेस्ट प्लेस करने की जरूरत है, क्या आप उतनी ही प्रसन्नता से हमारे साथ बात कर सकते जितना और लोगों के साथ करते हैं? ठीक, क्या हम घर के माहौल को उतना ही बेहतर बना सकते हैं जितना दोस्तों के साथ रहते हुए रहता है? आप हमारे सारे रिक्वेस्ट को देखिए, हम किसी भी तरह से ब्लेम नहीं कर रहे, किसी भी तरह से जज नहीं कर रहे, किसी भी तरह से ये नहीं कह रहे हैं कि तुम दूसरों के लिए तो देखते हो, हमारे लिए तुमको कोई कंसर्न नहीं रह गया। एक भी कंप्लेन नहीं है मेरे स्टेटमेंट में, एक भी कंप्लेन नहीं है, एक भी ब्लेम नहीं है, एक भी जजमेंट नहीं है, एक जगह भी हमने अगले को कटघरे में खड़ा करके नहीं रखा है। ठीक,
हम एकदम सिंपल सी बात कह रहे हैं कि ये दोस्तों के साथ जिस माहौल में तुम जी पाते हो, मैं चाहती हूँ कि घर का माहौल भी वैसा रहे, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? इतना सिंपल स्टेटमेंट है जी, आप कह के तो देखिए। ये जो आपने कहा ना, आज ही लो और कल तक बता दूंगी, थोड़ा समझ गया, थोड़ा इसको ही माइल्ड कर लिया जाए ना। ये इतना हार्शली कहेंगे ना तो उनको भी ऐसे ही लगेगा कि ये कह तो रही है लेकिन वो फेशियल एक्सप्रेशन नहीं है चेहरे का। बढ़िया, अब उनकी तरफ से भी बता दूंगा, आप चिंता नहीं करिए। और मैं मजे की बात बताऊं, 2 में किसी तरफ से सॉल्यूशन पर काम करना शुरू करिए, सॉल्यूशन वर्कआउट होता है। ये जरूरी नहीं है कि सामने वाला भी इसमें एक्सपर्ट हो तभी सॉल्यूशन वर्कआउट होगा। आपके एक्सपर्ट हो जाने मात्र से सॉल्यूशन वर्कआउट हो जाता है। पहले भैया की बात को सुन लेता हूं, फिर पार्ट 2 पे आऊंगा। जी, मुझे ये लगता है कि ये जो खूबसूरत जोड़ा है, के लिए डांस एंड ड्रामा की थोड़ी बहुत कोचिंग नहीं होती है, जिससे एक्सप्रेशन जो है वो देवानंद की तरह आने शुरू हो। मुझे मेरी ये फीलिंग है, और ये वर्कआउट क्यों होता है? बढ़िया, हमको एक ही बात कहनी, देखिए पूरे सेशन के दौरान ना दूसरों को क्या करना चाहिए, दूसरे क्या कर सकते हैं, उसके उपाय तो हम सबको पता है। मुझे लगता है कि उसको जितना कम से कम हम कहेंगे ना दूसरे को, उतना एक ओपन वातावरण दे पाएंगे हम लोगों को एक्सप्रेस होने का। अन्यथा इसी तरह के कमेंट्स और स्टेटमेंट्स होते हैं जो अगले को शेयर करने से रोकने लगते हैं। मैं आपके संदर्भ में नहीं कह रहा हूं इस बात को, लेकिन चूंकि चर्चा उसी के कॉन्टेक्स्ट में चल रही थी अभी बिटिया को लेकर के, तो मैं उस पर ध्यान दिला दे रहा हूं। ओपन वातावरण देने का मतलब यही होता है, अगर हम बोल रहे और बात कर रहे कंसिस्टेंटली और हमको लगे कि अगला हमको इस बेसिस पर जज करने वाला है, ठीक है, हम कितना बोल पाएंगे? भीलवाड़ा में एक वर्कशॉप में एक लड़की 3-4 दिन लगातार कुछ प्रश्न पूछी, तो एक दिन ब्रेक में जाके उसको कह रहा है कि तुमको बड़ी ट्रबल है लाइफ में, ठीक है, तो इतनी कठिनाई कैसे हो गई? वो बेचारी अगले दिन आके कह रही है कि देखो मैं साइकोलॉजी की स्टूडेंट हूँ, इसलिए इतने सवाल पूछ रही हूँ, हमारे घर में इतनी भी समस्या नहीं है। हम क्या कर रहे हैं जी, हम जाने अनजाने ये ओपन स्पेस को कट कर रहे हैं, जिसमें अगले को खुल करके अपनी बात को कहने की जगह भी नहीं दे रहे हैं। और फिर हम कहते हैं यार अगला हमसे अपने मन की बात नहीं करता है। कैसे बात करेगा जी, कैसे बात करेगा? अगर हमारे हर स्टेटमेंट से आप कंटिन्यूअसली हमको जज करने का काम कर रहे हैं, ठीक है, और हमको ये दिखता है कि अभी आपका व्यवहार हमारे प्रति बदल जाने वाला है, आप हमको नालायक, नकारा और बेकार मानने वाले हैं, हम कैसे अपने को एक्सप्रेस करेंगे आपके सामने? ओपन स्पेस देने का ये मतलब है, ये मतलब है। अब मैं पार्ट 2 पे आ जाता हूं। अगर मुझे उनकी तरफ से इस प्रॉब्लम को देखना हो ना, ठीक, तो मुझे आपका सारा सुन करके ना 2-3 बातें पकड़ में आई हैं जो मैं आपसे पूछ लेता हूं कि मैं ठीक पकड़ पा रहा हूं कि नहीं। एक तो कल की कुछ बातों को मैं कल के साथ भी उसको जोड़ करके दे देता हूं। कल की कुछ बातों को और आज को सुन करके मुझे ये समझ में आया कि आप इनके लिए जितना केयर और कंसर्न रखती हैं और उसके तहत आप जितना ध्यान रखने का काम करती हैं, चाहे खाना बनाने को लेकर के, चाहे ये घर आए हैं तो उनका सब तरफ से ध्यान रखने को लेकर के, रिटर्न में आपको उस काम का रिकॉग्निशन की ज़रूरत महसूस होती है, उस काम के किसी न किसी फॉर्म में एप्रिसिएशन की ज़रूरत महसूस होती है, और किसी न किसी फॉर्म में अगले से भी उसी केयर और कंसर्न की नीड महसूस होती है। एग्जैक्टली कह दिया ना आपने, इतना सिंपल होता है किसी के साथ कनेक्ट करना। आप अगर उसकी नीड को सुन करके ठीक ढंग से बता देना, आपने जितना बात कहा ना, मैं क्या किया उसमें सारे कचरे को फिल्टर कर दिया। कचरे का मतलब जितना भी आपने कहा होगा तुम दोस्तों के साथ तो ठीक जीते हो, यहाँ नहीं जीते हो, वहाँ नहीं जीते हो, मैंने सबको फिल्टर करके साइड कर दिया। मैंने उस सब के बीच में से जो आपका नीड था
बस उतने भर को सुना और आप इमीडिएटली हाँ बोल दिए ना। ठीक है। गलती हमसे क्या होती है? गलती हमसे ये होती है कि जब वो कहते हैं दोस्तों के साथ ठीक जीते हैं ना, हम उसी को सुन के जवाब दे देते हैं, अच्छा दोस्तों के साथ जीते हैं, तो ये बताओ 12 घंटे किसके साथ रहते हैं? हम कहते हैं अच्छा दोस्तों के साथ जीते हैं, वहीं पे ज़्यादा समय लगाते हैं और वहीं तुमको प्रसन्नता दिखाई देती है। अच्छा ये बताओ दिन भर में इतने इतने काम तुम्हारे कौन करके दे देते हैं? ये जो अब डायलॉग शुरू हो गया ना, ये हम कचरे में उलझ गए। ये जो अगले ने अपनी नीड को बताने के साथ साथ, अपनी ज़रूरत को बताने के साथ साथ जो कचरा फेंक दिया था, हम उसी कचरे में उलझ गए और उसी पर जवाब देने में लग गए। आप बहुत बार देखेंगे घर की चर्चाएं शुरू होती हैं किसी एक जगह से, जाके ख़त्म होती हैं वो बिल्कुल ही दूसरी जगह पर, वो बिल्कुल ही दूसरी जगह पे ख़त्म होती है। चर्चा शुरू हुई होगी आज के खाने को लेकर के, आज डिनर पे बाहर जाना है कि घर में खाना है इसको लेके, आज एक ड्रेस नई चाहिए या नहीं चाहिए उसको लेकर के, और वो ख़त्म होगा जाके इस बात पे कि तुम्हारा खानदान ठीक नहीं है। तो ये जो डायलॉग जाता है ना, ये कैसे जाता है उसको आप देखिए तो दिखेगा कि ये कचरे को हम रिस्पॉन्ड करते रहते हैं एक के बाद एक, तो चीज़ें वहीं पहुंच जाती हैं। मैं अभी भोपाल में था, इनफैक्ट अभ्यास सत्र कंडक्ट कर रहा था। ये तो परिचय शिविर है, मैं इसमें तो कंटेंट ज़्यादा कवर करता हूँ, अभ्यास में हमारा काम ही यही होता है। ठीक, कम से कम 50 अलग अलग केसेस में हम उसको डील करके अभी आ ही रहे हैं, महीना भर भी नहीं हुआ है जी, 15 दिन पहले की बात है। हर घर में ये समस्या दिखाई देती है जी, क्या पढ़ा लिखा और क्या अनपढ़। ठीक है, हर घर की प्रॉब्लम हो गई है। और जब हर घर कहता हूँ तो लगभग कहीं कम कहीं ज़्यादा, क्योंकि व्यवहार की उस शिक्षा को, भाव को संतुलित करने का, व्यवहार को ठीक रखने का कहीं से हमारा वो शिक्षा संस्कार है ही नहीं जी, तो कमी कैसे नहीं होगी, कैसे नहीं होगी। तो ये नीड एक बार हमको आपकी पकड़ में आ गई ना, और वो सारे कचरे को अगर मैंने फिल्टर कर दिया तो मुझे गुस्सा नहीं आएगा, ठीक, गुस्सा नहीं आएगा, रिएक्शन नहीं आएगा, मैं भी नहीं गिनाना शुरू कर दूंगा 10 बातों को। नहीं तो हम गिनाना शुरू कर देते हैं तुरंत। आप जैसे ही कहते हैं ना कि तुम हमारा ध्यान नहीं रखते हो, हम बताना शुरू करते हैं कि कहाँ कहाँ तुम्हारे लिए ध्यान रखते हैं। ठीक, अगले को क्या लगता है पता है आपके इस स्टेटमेंट को सुन के, कि मैं तो जिंदगी भर इसी के लिए मरे जा रही हूँ और इसको है कि कोई तकलीफ, पता ही नहीं चलता है कि हम किसके लिए दिल लगा रहे हैं। अगले को ऐसा सुनाई देता है। जब आप ये कहते हैं ना कि तुमको तो कोई मतलब नहीं रह गया है हमसे, तो अगले को ये सुनाई देता है कि इसके लिए तो मैं पूरा अपना जिंदगी लगा रखा हूँ और ये देखो इतना भी नहीं पहचान रही। अब ये समस्या उलझती चली जाएगी क्योंकि कचरे में हम जवाब देना शुरू कर दिए। मैं जो कुमार विश्वास का जोक कह रहा था ना, उसका एक जोक और सुनाता हूँ आपको। कि एक जगह पर वो कहते हैं कि एक दो दोस्त जा रहे थे एक साथ, तो एक के साइकिल की चेन उतर गई। ठीक, तो जब साइकिल की चेन उतर गई तो अगले ने कहा यार तुम्हारी साइकिल आज परेशान कर रही है। फिर दोबारा उतर गई, तीसरी बार उतर गई, चौथी बार थोड़ी दूर में जाके फिर उतर गई। और साइकिल की चेन ऐसे ही होती है, अगर बड़ी हो गई ना तो बार बार उतरती है। ठीक, तो जब चौथी बार उसने कहा कि यार तुम्हारी साइकिल की चेन तो आज ज़्यादा ही परेशान कर रही है। ठीक, तो उसने बड़े कॉन्फिडेंस में उतर करके उसको कहा कि तुम कौन से ठीक हो, तुम्हारी बेटी भी तो पिछले साल उसके साथ भाग गई थी। अब ये साइकिल की चेन उतरने का और बेटी के भाग जाने का कोई अंतर संबंध है क्या? ठीक है, इसका इतना ही अंतर संबंध है कि तुम हमारा मोरल डाउन कर रहे हो, अभी हम तुम्हारा मोरल डाउन करके दिखाते हैं। इतना ही अंतर संबंध है। तो इस तरह से डायलॉग को हम चलाएंगे तो उलझेगी ही जिंदगी, सुलझेगी कैसे जी। तो अगर मैं इनकी जगह से देखूँ ना, तो आपका अगर ये नीड हमको समझ में आ गया, रिकॉग्निशन का, एप्रिसिएशन का, केयर और कंसर्न का, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं सचमुच इनकी जगह से देखता हूँ ना, तो मुझे ये बिना कहे दिखाई देता है कि बहुत सारा जिंदगी ये अपना आपके लिए लगाए हुए ही है। 15 मिनट उसमें सुधार कर लेने की जरूरत है। ठीक, और दिन भर में सचमुच ईमानदारी से जो काम आप अच्छा करते हैं ना, उसको रिकॉग्नाइज कर देने की जरूरत है, उसको एप्रिशिएट कर देने की जरूरत है। 5 मिनट भी नहीं लगेगा उसमें।
और आप एनीवे पूरी जिंदगी लगा रहे हैं, ठीक है, लगा ही रहे हैं, ठीक है। 5 मिनट इस काम में लगेगा, 5 मिनट भी नहीं लगेगा। और झूठ ना बोले, मैं झूठ बोलने भी नहीं कह रहा हूं। अगले में जो अच्छी क्वालिटीज है, अगला जो दिन भर में बेहतर किया ही है, उसको रिकॉग्नाइज और अप्रिशिएट कर सकें, उससे अगले को मोटिवेशन बनता है उस काम को और आगे करने का। तो रिटर्न में भी आपको बेहतर ही मिलेगा, ऐसा नहीं कि कुछ खराब मिलेगा। ऐसे ही अगले को भी केयर और कंसर्न आप रखते हैं अगले के लिए, उसके कुछ इंडिकेटर्स होंगे उनके अपने, जैसे आपके अपने इंडिकेटर हैं। तकलीफ क्या होती है इसमें, आप उनके लिए केयर और कंसर्न रखते हैं, उसका इंडिकेटर शायद ये है होगा आपके लिए कि आप पैसे का सारा इंतजाम कर देते हैं। उसका शायद इंडिकेटर ये होगा कि बिना कहे 4 चीज़ों को ला करके दे देते हैं। उसका इंडिकेटर शायद ये होगा कि इनको कोई तकलीफ ना हो जाए, उसके लिए आप पहले से खड़े रहते हैं। ये आपके जो भी इंडिकेटर्स होंगे, मैं तो गेस कर रहा हूँ, ठीक। हाँ, नहीं, आप तो बोलते ही हैं, इसीलिए तो आपको अपेक्षा है कि वो भी बोले। मैं तो अभी उनकी जगह से कह रहा हूँ कि ये सारा कुछ है ना, तो लैंग्वेज में थोड़ा और सीख लेने की ज़रूरत है कि जिस तरीके से इनको केयर और कंसर्न समझ में आता है ना, वो शायद ये होगा कि एनिवर्सरी के दिन आप सुबह सुबह विश कर दें। वो शायद ये होगा कि आई लव यू कहते समय फेशियल एक्सप्रेशन भी थोड़ा ठीक हो जाए। वो शायद ये होगा कि महीने में 1 दिन हमको कहीं डिनर के लिए लेके चले जाएं। अब क्या होगा वो आप ढूंढें आपस में, वो मैं नहीं ढूंढ रहा हूँ, ठीक है। लेकिन आप जैसे ही अगले को थोड़ा ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं ना, हमको ये दिखना शुरू हो जाता है कि किन चीज़ों के आधार पर आप केयर और कंसर्न देख पाते हैं। उसको करने में 15 मिनट और लगेगा। ये दोनों मिला के भी 15-20 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और ये जो 12-14 घंटा 16 घंटा आप जिंदगी का सारा अगले के लिए कर रहे हैं ना, ये 20 मिनट का नहीं करना आपके किए पर पानी फेर देता है, ठीक। आपके वो सारा अच्छे किए को अगले तक पहुंचने नहीं देता है, सिर्फ ये कारण कि उसको जो एप्रिसिएशन का, रिकॉग्निशन का नीड है, वो जिस तरीके से केयर और कंसर्न को महसूस करती है, हम वो कनेक्ट करने का काम नहीं कर रहे। वो 15 या 20 मिनट का जो समय है और ये छोटा सा जो अपने में बदलाव है, इसको नहीं करना हमारी पूरी जिंदगी लगाने को भी बेकार सिद्ध कर देता है। मैं इसको बहुत सरल भाषा में कहता हूँ, एक बच्चा आइसक्रीम के लिए रो रहा हो ना, और जिद पे ही हो आइसक्रीम के, आप उसको 1 करोड़ का चेक काट के भी दे दीजिए, वो मांगेगा तो आइसक्रीम। आप उसको संसार की हर खाने की चीज लाके दे दीजिए, और रोएगा तो आइसक्रीम के लिए। हमारी जिंदगी भी ऐसी ही है। हमको जिन चीजों की अपने में जरूरत महसूस हो रही है ना, वो नहीं मिले और बाकी संसार की हर चीजें भी हमको मिल जाएं, हमारा अभाव खत्म होने वाला है क्या? ये पकड़ में आता? सॉल्यूशन तो इतना सिंपल है जी, मैं दोनों साइड से बता दे रहा हूँ। जो आपने बोले ना भैया, बस वही चाहिए जो आपने भी बोला ना। जब इनको कोई ड्रेस या कुछ भी अपने आप अपने लिए नहीं बोली, कभी भी नहीं बोली। वो मैं और मेरी बेटी, तो इन्होंने मेरे को उसने बोला प्रीति यार थैंक यू, तुमने मेरे को इतने सारे ड्रेस की बात दिखा दी ऐसे। और इन्होंने कभी भी ऐसा नहीं किया कि प्रीति को मैरिज एनिवर्सरी के लिए मतलब हर जगह फुलफिल है। और इवन हफ्ता या 15 दिन मेरा आउटिंग भी है कि नहीं प्रीति तेरे को भी तो रेस्ट चाहिए, तू 1 हफ्ता तो तू भी ऑनलाइन काम करती है, तो जो भी है हम दोनों। फिर भी मुझे लगता था कि गैप कहाँ है, कि तो आपने पकड़ा कि 15-20 मिनट, वही एक्चुअल में मेरे को मिसिंग लगता है। मुझे पता है ना दीदी, मुझे तो कल से ये बात पता है, लेकिन मैं सोच रहा था कि परिवार में व्यवस्था आ जाए तब बात करूंगा, लेकिन मुझे आपकी स्थिति को देख के लगा कि पहले इसी पर बात कर देना जरूरी है। तो मैंने सोचा कि पहले इसी पर बात हो जाए, आगे फिर बढ़ेंगे। जिंदगी इतनी कठिन नहीं है, कठिन नहीं है। हम भोपाल में तो बता रहे कम से कम 50 ऐसे केस को तो रियल लाइफ अभी बात करके आ रहे हैं, और समाधान इतना सरल है, इतना सरल है। बहुत बार हम अपने जीने के डिजाइन पर ध्यान नहीं देते हैं, उसमें जो छोटे मोटे बदलाव चाहिए वो नहीं करते हैं ना, तो जिस बच्चे के लिए, जिस पति के लिए, जिस पत्नी के लिए हम पूरी जिंदगी लगाए हुए हैं जी, ठीक है, उसकी भी शिकायत खत्म नहीं होती।
एक माँ बाप, जो मैं कल भी परसों भी कह रहा था, एक माँ बाप के पास अगर पैसे कम हो, वो बच्चे की ज़रूरत पहले पूरा करते हैं, अपनी बाद में करते हैं। वही बच्चा 10 साल 12 साल 14 साल का होते होते कहता है कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। ये गैप इन्हीं कारणों से क्रिएट हो रहा है। हमारे बोलने में बहुत सारा जजमेंट है, ब्लेम है, शिकायत है। ये जैसे ही जजमेंट से, ब्लेम से, शिकायत से शुरू करते हैं ना, अगला आपके मूल आशय को सुन भी नहीं पाता है। उन्हीं जजमेंट, ब्लेम और शिकायत में उलझ के दुखी हो लेता है और ज़्यादा रिएक्टिव हो गया तो जवाब भी दे देता है। आपका मूल बात तो वहीं ख़त्म हो जाता है, उसकी तो गला हम ही घोंट देते हैं ये सारा साइड फिलर लगा करके। तो या तो हमारा बोलना ठीक हो जाए, और अगर अगले का बोलना ठीक नहीं हुआ है तो कम से कम हमारा सुनना ठीक हो जाए। कि अगले को अगर कचरे के साथ ही बोलने आता है तो आप जब बोलना सीखोगे तब सीखोगे। हम सुनना तो सीख सकते हैं, सुनना तो सीख सकते हैं। और माइक दीजिएगा इनको। मैं बार बार एक सिंपल उदाहरण देता रहता हूँ कि आपको कोई आइसक्रीम खाने दे तो रैपर हटा के खाएंगे कि रैपर सहित खाएंगे? रैपर सहित खाएं और मुंह में चुभने लगे तो अपनी भी तो कुछ गलती है ना जी, कि सामने वाले की ही सिर्फ गलती है। तो कचरे के साथ अगर आप सारे मटेरियल को दे रहे हैं तो आप जैसे भी कर रहे हैं वो तो ठीक है। हमारे हाथ में भी तो ये है ना कि हम कचरे को साइड करके और जो उसमें से रॉ मटेरियल एग्जैक्ट प्योर है उसको हम पकड़ लें। क्योंकि सारा कह करके तो अल्टीमेटली नीड ही कहना चाह रहा है ना अगला कुछ। हम वो फिल्टर करके सुनने के आर्ट को अपने में डेवलप कर सकते हैं कि नहीं, ये प्रश्न। ये समझ में आया? बढ़िया, बताइए भी। अभी जो आपने डिस्कशन किया वो हम बहुत रिलेट कर पा रहे हैं अपने जीवन में, लेकिन जैसा वो दीदी ने कहा सारी चीज़ें, तो मैं अपने में अनुभव किया कि जब हम परिवार की ज़रूरतें बहुत बढ़ाने लग जाते हैं तो जो हमारे परिवार का मेन पार्टनर होता है वो बहुत ज़्यादा प्रयास बाहर करने लगता है, जिसकी वजह से जो क्वालिटी टाइम हमें उससे चाहिए होता है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। फिर हमारी शिकायतें सुविधाओं को लेकर के कम और उसके समय को लेकर ज़्यादा हो जाती है। यदि हम सुविधाओं पे थोड़ा सा कंट्रोल करके, कॉम्प्रोमाइज करके आगे बढ़ते हैं तो वो समस्या भी सॉल्व हो जाती है, क्योंकि वो उस प्रेशर से कम होकर हमारे पास आकर बैठ पाता है। दूसरी चीज़ ये कि मैं सारे यहाँ जितने पुरुष हैं उनमें सामान्यतः ऐसा मानते हैं कि हम महिलाएं, मैं सामान्यतः कह रही हूँ कि हम महिलाएं जो हैं वो जल्दी शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाती हैं, बहुत डिमांडिंग होती हैं या बार बार मूड चेंज करती हैं। इसके पीछे जो ये आप सारी प्रैक्टिस यहाँ आप बता रहे हैं, ये सब कुछ प्रैक्टिस करना किसी पुरुष की कंपैरिजन में महिला के लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उनकी बॉडी में हर वक्त नए नए चेंजेस होते हैं। पहले मैं खुद को नहीं समझ पा रही थी, कई दिनों पहले तो मैं इस बात को नहीं जानती थी कि मैं कभी बहुत खुश हो जाती हूँ, कभी बहुत दुखी हो जाती हूँ, अचानक से किसी ऐसी बात पर नाराज हो जाती हूँ जो बहुत ही छोटी है, जो बाद में रियलाइज करती हूँ कि ये कितनी छोटी थी। फिर मुझे इसका जो साइंटिफिक रीजन पता चला कि जब मैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होती हूँ तो मेरी बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं। मैं ड्यूरिंग मंथ में कई दिनों में बहुत अलग तरह से मेरी बॉडी रिएक्ट करती है। अभी मेरा मेनोपॉज आने वाला है तो मैं नए तरह की प्रॉब्लम फेस करने वाली हूँ। तो मैं ऐसे सभी पतियों और पुरुषों से निवेदन करना चाहूंगी कि हमें इन सब चीजों को प्रैक्टिस करने में ज्यादा संघर्ष लगता है तो हमारा सहयोग करें और समझें कि हमको आपसे कहीं ज्यादा मेहनत करनी है और आपके सहयोग से हम और आगे अच्छा कर पाएंगे और हम एज ए फैमिली अच्छा माहौल क्रिएट कर पाएंगे। थैंक यू। बढ़िया। इस पूरे प्रोसेस में देखेंगे ना तो मुझे बस एक बात कहनी जिसको मैं कह देता हूँ, ये सेल्फ और बॉडी इन दोनों के डिफरेंस को हम जितना अधिक समझ पाते हैं और जितना हमको ये समझ में आता है कि सेल्फ की नीड को फुलफिल करने के लिए सेल्फ की एक्टिविटी ही पर्याप्त है, बॉडी की नीड को फुलफिल करने के लिए ये फिजियोकेमिकल थिंग की ज़रूरत है।
जितना इस डिफरेंसेस को हम अलग अलग ठीक ढंग से देख पाते हैं, उतना उतना सुविधा की आवश्यकता को हम ठीक ठीक पहचान लेते हैं। हम उसको बहुत कंट्रोल करने या कंप्रोमाइज करने के लिए नहीं कह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जरूरत यह है कि सेल्फ को और बॉडी को अलग अलग ठीक से समझा जाए, दोनों की नीड क्या है उसको अलग अलग ठीक से समझा जाए, दोनों को पूरा करने के तरीके क्या हैं उसको अलग अलग ठीक से समझा जाए, तो स्वाभाविक रूप से भौतिक रासायनिक वस्तुओं की बहुत सीमित जरूरत दिखाई देती है, क्योंकि इनमें से किसी भी भाव को सुनिश्चित करने के लिए मुख्य रूप से तो सही समझ और सही भाव होने की जरूरत है, ना कि सुविधा बहुत होने की जरूरत है। तो एक तो मैं ये कहूँगा। दूसरी बात मैं इसी संदर्भ में ये कहूँगा कि अभी शरीर में होने वाले बहुत सारे परिवर्तनों से हम इतने ज़्यादा परेशान या प्रभावित इसलिए होते रहते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हम खुद को शरीर मान के ही जी रहे होते हैं। इसीलिए शरीर में घटने वाली हर घटना हमको ऐसा लगता है कि सीधा सीधा हम ही में घट रही है और सीधा सीधा हम उससे प्रभावित होते रहते हैं। जितना जितना हमको ये सेल्फ और बॉडी का डिफरेंस अपने में ठीक ठीक समझ में आता है, उतना उतना हमको ये समझ में आता है कि ये शरीर में घटने वाली घटनाओं से अपना मूड प्रभावित होना जरूरी नहीं है। अपने मूड को ठीक रखने के लिए अगर सही समझ और सही भाव वाले भाग पर हम रिगरस काम को कर लें तो शरीर में होने वाले परिवर्तन हमारे मूड को इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं कर पाते। ये ऐसे ही है जैसे अभी एक छोटे बच्चे को देखिए, उसको खिलौना नहीं मिलता है तो कितना मूड प्रभावित हो जाता है उसका। हम बड़ों का बिल्कुल नहीं होता। वही लाइन खींच करके दो बच्चे खेल रहे होते हैं, एक आके मिटा देता, दोनों में मारपीट हो जाती है। हम बड़े की जगह से देखते हैं तो हमको लगता है क्या बेवकूफ़ी है जी, एक लाइन फिर खींच लो, तुमको इतना ही शौक है खींचने का था। ठीक है, इसके लिए इतना लड़ने और झगड़ने की क्या बात थी? क्यों ऐसा लग रहा है? क्योंकि हम उन खिलौनों के साथ उतने अटैच्ड नहीं हैं। हम उस एक खींचे हुए लाइन के साथ उतने अटैच्ड नहीं हैं। तो जितना जितना हम ये सेल्फ और बॉडी की एक्टिविटी को अलग अलग देख पाते हैं, उनके नीड्स को अलग अलग देख पाते हैं, उनके फुलफिलमेंट के तरीके को अलग अलग देख पाते हैं, और आगे हम उसकी एक्टिविटी पर भी बात करेंगे नेक्स्ट सेशन में, जितना हम उसको अलग अलग देख पाते हैं उतना फिर शरीर में घटने वाली घटनाएं हमारे मैं को कम से कम प्रभावित करती है, कम से कम प्रभावित करती है। अन्यथा बहुत ज़्यादा प्रभाव उसका पड़ता रहता है, पड़ता रहता है। बढ़िया, भैया कुछ कहना चाह रहे हैं? तो मैं भी काफी सुना, कोशिश किया, लेकिन उसमें से जो फिल्टर करके नीड को पकड़ना था, तो आपने जिस सिस्टम थोड़ा हिंट दिया था, तो आपने लाइव एग्जांपल बताया। मैं थोड़ा एंशियस हूँ अगले महीने जो आप नॉन वर्किंग कम्युनिकेशन पे जो वर्कशॉप में आने वाले हैं, तो उसमें मुझे लगा पूरी उम्र निकल गई, अभी तो 59 हो गया है, अभी तो सुनना नहीं है, अभी बोलना नहीं है, कैसे बात को रखना है। तो मान गए बहुत मैंने सीखते हैं, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत कर पा रहे हैं तो थोड़ा बहुत रिजल्ट भी आ रहे हैं, लेकिन वास्तव में ये मेन चीज़ है जो जिंदगी के बारे में न तो स्कूल कॉलेज ने बताई, न समाज ने बताई, न टीवी अखबार में चर्चा में, न कहीं प्रवचन में है। प्रवचन में एक तरफा खाली नियम बता दिए, अब उस पर चलते हुए कैसे हम समस्याओं के समाधान ढूंढ सकते हैं वो आपने लाइव जो करके दिखाया ना, बस बहुत बढ़िया, बढ़िया। तो कोई और सवाल तो नहीं? कुछ हो तो मैं सुन लेना चाहूँगा। ब्रेक की क्या स्थिति है? 5 मिनट्स हो जाए तो हमको इशारा कर दीजिएगा। हाँ नहीं, वो तो मैंने देख लिया है, ब्रेक का टाइम हो जाए तो बस बता दीजिएगा। कोई और प्रश्न हो किन्हीं का तो बताइए, टॉपिक तो हम आगे कवर करेंगे फिर आराम से। अगर किसी के पास सवाल नहीं है तो एक सवाल मीडिया की जो बात आपने की, एक सवाल पूछ लो। उधर कोई नहीं है ना? पूछ लीजिए, 5 मिनट में रिस्पॉन्ड कर देते हैं। डॉक्टर
एक बुद्धिजीवी IITian भी हैं और मीडिया के बारे में जो पॉजिटिव मीडिया और नेगेटिव मीडिया की चर्चा हुई है, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आखिर देश में आज़ादी से पहले कि पत्रकारिता में बदलाव क्यों आया। आज़ादी से पहले जो पत्रकारिता थी और जिससे देश में इतनी बड़ी ब्रिटिश गवर्नमेंट को उस पत्रकारिता के योगदान ने इस देश को आज़ाद करने में और एक वंदे मातरम को पूरे विश्व में फैलाने में इतना बड़ा रोल किया, वो आज आज़ादी के बाद पत्रकारिता का जो इंडेक्स है वो धीरे धीरे गिरते गिरते, जितने भी यहाँ बैठे हैं लोग, पत्रकारिता जो हो रही है उससे मुझे नहीं लगता कि 1% लोग भी खुश होंगे, जबकि समाज को बदलाव करने में और डॉक्टर श्याम कुमार जी की बातों को जनता तक पहुंचाने का रोल जो है वो मीडिया का होना चाहिए। जहां भी अच्छे कार्य आपके कॉलोनी में हो रहे हैं, अच्छे लोग जो अच्छे कार्य कर रहे हैं, वो मीडिया से दूर क्यों हैं? और मीडिया का मतलब आप भी समझते हैं कि जब आप अखबार बोलते हैं तो आप खुश होने के बजाय और भी डिप्रेशन में चले जाते हैं कि देश में और दुनिया में क्या हो रहा है, और कहते हैं कि हम सिविलाइज होते जा रहे हैं। तो दुनिया में इतने युद्ध क्यों हो रहे हैं, निर्दोष लोग मौत के मुंह में क्यों जा रहे हैं? मीडिया यहाँ पर पॉजिटिव कितना है, कितना नेगेटिव है, और कैसे पॉजिटिव होगा, मीडिया की क्या मतलब लिमिटेशंस है जिसके चलते वो जनमानस का आकर्षण नहीं बन पा रही है। धन्यवाद। बढ़िया। हाँ, आपका प्रश्न इसी से जुड़ा है क्या? तो पहले इसको रिस्पॉन्ड कर देता हूँ, फिर आते हैं, नहीं तो दो अलग अलग डायरेक्शन के प्रश्न मिक्सअप हो जाएंगे ना, चलेगा? तो देखिए, जो बात आप कह रहे हैं ना, मैं अगर मीडिया को देखता हूँ तो जितना मुझे समझ में आता मैं वो रिस्पॉन्ड कर देता हूँ। मुझे बार बार याद आता है, कानपुर के हमारे एक गार्जियन एक बार किसी अच्छे पत्रकारिता के उसके लिए बता रहे थे कि जब उसमें एक नया बंदा भर्ती हुआ ना, तो उसको भर्ती करने वाले ने एक आई कार्ड दिया हाथ में, ठीक, कहा देखो आई कार्ड तुमको मिल गया, तुम अपनी सैलरी कैसे निकालोगे अब ये तुमको सोचना है, ठीक, और तुमको ये पता होना चाहिए कि ये ऑफिस चलने के लिए कागज़ कलम स्याही और कमरे की ज़रूरत पड़ती है, वो इंतज़ाम तुमको देखना है, ठीक। तो आज के इस समय में कई बार ये जो अर्थ है, ये जो पैसा है, ये जो धन है, और एक जिसको सो कॉल्ड लग्जरियस लाइफ स्टाइल कहते हैं ना, वो जिंदगी के लक्ष्य के रूप में इस कदर बैठ गया है, और हम सब उसके पीछे इस कदर दौड़ने का काम कर रहे हैं कि हमको सच्चाई से, ईमानदारी से बहुत लेना देना रह गया हो कई बार, ऐसा दिखता नहीं, ऐसा दिखता नहीं। ये जो बेसिक से सारी चर्चाओं को शुरू कर रहे हैं वो इसीलिए शुरू कर रहे हैं कि हम जिसको हीरा समझ करके दौड़ करके भाग रहे हैं ना, जिनको नहीं मिलता है वो तो बेचारे दुखी रहते ही हैं कि हीरा मिल जाता तो जिंदगी सफल हो जाती, लेकिन जिनके हाथ में वो मिल जाता है ना, मिलने के बाद पता चलता है कि ये जो है कांच के टुकड़े से बेहतर कुछ नहीं था, बेहतर कुछ नहीं था। तो कारण क्या है? तो कारण तो इतना ही है कि उसी जो आज की लाइफ स्टाइल है, जो जीवन शैली है, हम लोग IIIT हैदराबाद में एक वर्कशॉप ले रहे थे, बहुत इंटरेस्टिंग है वो, हमारे सर उस वर्कशॉप को कंडक्ट कर रहे थे। किसी बच्चे से उन्होंने पूछा कि तुम्हारी ज़िंदगी का गोल क्या है? बड़े आर्टिकुलेटिव ढंग से उस बच्चे ने जवाब दिया, ठीक, उसने कहा कि हमारी ज़िंदगी का जो है ना 3 गोल है। पहला कहा कि गुड सैलरी, जॉब ऐसी मिले जिसकी सैलरी अच्छी हो, ठीक। दूसरा कहा जॉब सेटिस्फैक्शन, काम को करते हुए उसमें मज़ा आए, संतुष्टि मिले, प्रसन्नता मिले। तीसरा उसने कहा इफ पॉसिबल नो वर्क, संभव हो, इफ पॉसिबल नो वर्क, संभव हो तो कोई काम नहीं हमको करना पड़े और सैलरी पूरी मिलती रहे। उसने बहुत आर्टिकुलेट करके कह दिया। ज़्यादातर हम पढ़ने वाले बच्चों का मानस वैसा ही है जी, कि करना कुछ भी नहीं पड़े और रिटर्न में मिल सारा कुछ जाए। कहीं ना कहीं मुझे लगता है मीडिया को भी उस माइंडसेट ने प्रभावित किया है।
और अगर यही बात होगी कि पैसा किसी भी तरह से कमा के जिंदगी सफल हो जाती है, अगर ऐसा ही मानस में बैठ गया तो मीडिया कहाँ जाएगी। अब आप पूछेंगे कि उसका रोल क्या बनता है आज के दिन, तो रोल तो मेरे हिसाब से बहुत सिंपल बनता है कि समाज को एक बेहतर दिशा देने की दृष्टि से सार्थक और रुचिकर कामों को, जो समाज के लिए उपयोगी हो, परिवार के लिए उपयोगी हो, जिसमें एक आदमी का जीना सुख समृद्धि पूर्वक हो सके, परिवार, समाज और प्रकृति के साथ वो हार्मनी में, व्यवस्था में जी सके, उन चर्चाओं को सरस ढंग से, रुचिकर ढंग से, आकर्षक शैली में हम कैसे लोगों तक प्रस्तुत कर सकें ताकि लोगों की उसमें रुचि जग सके, लोगों का उसमें इंटरेस्ट जग सके, लोगों की उसकी आवश्यकता महसूस हो सके और लोग बदलाव के लिए प्रेरित और इंस्पायर हो सकें। ये रोल हमको दिखता है। बहुत बार आप देखेंगे किसी नाटक को देख करके, किसी मूवी को देख करके, किसी ड्रामा को देख करके, थिएटर के किसी घटना को देख करके आप उसके कैरेक्टर के साथ जब आइडेंटिफाई कर लेते हैं ना, वही फीलिंग, वही इमोशंस आपको अपने अंदर उभरने शुरू हो जाते हैं। जो काम हम उन चीज़ों के लिए वहाँ पे कर रहे हैं, पॉजिटिव चीज़ों के लिए भी वो क्यों नहीं हो सकता है। मध्यस्थ दर्शन के जनवाद एक पुस्तक है, व्यवहारात्मक जनवाद, उसमें एक मुख्य मुद्दा यही कह रहे हैं कि परस्परता में जीते हुए हमने निगेटिव चीज़ों को तो बहुत सरस और रुचिकर ढंग से प्रस्तुत करने के बहुत तरीके ढूंढ लिए। ठीक है, नकारात्मक चीज़ों को सरस और रुचिकर ढंग से प्रस्तुत करने के बहुत तरीके ढूंढ लिए। आप देखिए आज के टीवी सीरियल्स क्या कर रहे हैं, आप देखिए आज की मूवी क्या कर रही है। मैं तो किसी भी टीवी सीरियल को देखता हूँ ना, हमारे घर में भाभी लोग देखती रहती हैं, जब घर जाता हूँ मैं तो ये दिखता है कि अगर एक टीवी सीरियल को आप 15 दिन देख लेना, ठीक, तो लड़ाई करने के जितने तरीके आपको नहीं आते होंगे वो सब तरीके आ जाएंगे। ठीक, कैसे दूसरे के साथ अविश्वास किया जाता है, कैसे दूसरे को धोखा दिया जा सकता है, कैसे दूसरे को मैनिपुलेट किया जा सकता है, उसके सब तरीके हम उससे सीख लेंगे। तो हम चोरी को, डकैती को, हत्या को, बलात्कार को, भ्रष्टाचार को तो बहुत सरस और रुचिकर ढंग से प्रस्तुत करने का काम कर रहे हैं। परिवार में व्यवस्था पूर्वक जीने को, समाज में व्यवस्था पूर्वक जीने को, प्रकृति के साथ हार्मनी में जीने को, अपने जीवन को ठीक रखने को, इसको भी सरस ढंग से, रुचिकर ढंग से, रोचक शैली में प्रस्तुत करने का कोई काम करेंगे कि नहीं करेंगे। मेरे हिसाब से तो पॉजिटिव मीडिया का रोल यहाँ खड़ा है कि सार्थकता की तरफ आदमी का जीना हो सके, उसका समझ, उसका भाव, उसका विचार सार्थकता की ओर मुड़ सके, विचार में समाधान हो सके, भाव में विश्वास, सम्मान, स्नेह, प्रेम जैसे भाव हो सकें, सच्चाइयों की ठीक ठीक उसकी समझ बन सके, व्यवहार में न्यायपूर्वक जीने की प्रेरणा मिले, अगला अन्याय कर रहा हो तब भी हम उसमें संतुलित रह के कैसे न्याय की तरफ मोड़ने के काम को कर सकते हैं, सुविधा का सदुपयोग कैसे हो सकता है, उसका नियम पूर्वक उत्पादन कैसे हो सकता है, परिवार के रूप में, समाज के रूप में, व्यवस्था के रूप में हम हार्मनी के साथ कैसे एक दूसरे के साथ जी सकते हैं। मेरे हिसाब से तो मीडिया का रोल इन बातों को सरस और रुचिकर ढंग से आम जनमानस में इस्टेब्लिश करने का है। उसको जितना रोचक और जितना सरस हम बना पाते हैं, आम आदमी उतना ज़्यादा ठीक से सुन पाता है। जितना उसको रूखे सूखे ढंग से हम प्रस्तुत करते हैं, उतना फिर 2-4 लोग होंगे जो घर के किसी कोने में बैठ के उस पर बात कर लेंगे। समाज नहीं चलेगा उस हिसाब से, सिस्टम नहीं चलेगा उस हिसाब से, व्यवस्थाएं नहीं चलेंगी उस हिसाब से। तो जितना हमको लगता है जी, उस हिसाब से तो हमको इतना ही बात आपके संदर्भ में कहना था। नमस्ते। आपके प्रश्न को सुन करके हम ब्रेक कर लेते हैं जी। इसी में थोड़ा क्लियर करता हूँ, क्योंकि परिवार में बहुत सारे लोग इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में हैं। तो 2 शब्दों में अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है वो कॉर्पोरेट के अलग अलग एजेंडे को आगे बढ़ाते हैं, और प्रिंट मीडिया का काम अब ये रह गया है कि थानों में और कोर्ट कचहरी में तलाशी करने का काम करते हैं। मैं पत्रकारिता तो पता है, ये हमने बड़े करीब से देखा है। 2 व्यक्तियों में झगड़ा हुआ, पुलिस वाले से बात करना वो चला गया, बीच में कुछ पैसे उसको मिल गए और पुलिस वाले को बात।
ये मोस्टली ग्रामीण अंचल में ऐसे लोग करते हैं जो प्रिंट मीडिया में। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एक अपना कॉर्पोरेट एजेंडा है, उसके तहत ही लोगों के इंटरव्यू लेती है, लोगों से मिलती है, लोगों से बात करती है और उसी तरीके के एजेंडे को चलाती है। मेरा क्वेश्चन ये था कि जब अभी चर्चा हो रही थी तो उसमें दो चीजें थी, एक तो बोलने के टाइम फिल्ट्रेशन, एक सुनने के टाइम फिल्टर। तो सुनने वाले फिल्टर को थोड़ा सा और एक्सप्लेन आप करें, तो वो लंच के बाद। नहीं, लंच के बाद उसको नहीं करते हैं, उसमें 2 दिन का टाइम और दे दीजिए। परिवार में व्यवस्था वाले मुद्दे पर एक बार ठीक से बात कर देता हूँ, उसके बाद संवाद कैसे करें ज़्यादा ठीक से पकड़ में आएगा। एक बार भाव को थोड़ा और प्लेस कर देता हूँ ना, तो ज़्यादा आसानी से वो डायलॉग और बेहतर हो पाएगा। तो आप तो हैं ही अभी यहाँ पर, तो 2 दिन का आपसे हम टाइम बाय कर लेते हैं। और जो बात आपने प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बारे में कही ना, देखिए ऐसे किसी भी सिचुएशन में फंसे हुए आदमी के लिए समाधान का रास्ता क्या हो, मैं उस पर 2 लाइन बोल करके ब्रेक कर देता हूँ। मेरे हिसाब से समाधान का जगह एकदम सिंपल है। आदमी इन सारी चीज़ों को इसीलिए कर रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं उसने सुविधा और पैसा में ही अपनी ज़िंदगी का सुख मान लिया। तो सुविधा और पैसा का वो हिसाब लगा रहा है और देख रहा है कि ये करने से सुविधा और पैसा बढ़ेगा। ठीक, तो जो सुविधा और पैसा देने वाले लोग कह रहे हैं या जिस तरीके से उसको लगता है कि उसमें ग्रोथ होगा, वृद्धि होगी सुविधा और पैसा में, उस तरफ वो लग जाता है। हमारा एकदम सिंपल प्रश्न है, सुविधा का हिसाब लगाएं, बहुत अच्छी बात है। उसके साथ साथ हमारे मन की क्या स्थिति है, सुख में है कि दुख में है, सहजता में है कि असहजता में है, आराम में है कि परेशान है, इस बात का हिसाब लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे। मैं सबसे पलट के पूछने को तैयार रहता हूँ, आप झूठ बोल करके किसी से पैसा कमा लें, ठीक, वो झूठ बोलते हुए आप अंदर से आराम में रहते हैं कि परेशान रहते हैं, इसको देखना शुरू करिए। ये ऑब्जर्व करना शुरू करिए कि आपको सहज रूप में क्या स्वीकार है, झूठ बोलना कि सही बोलना। ये झूठ बोलने से एक दूसरे के साथ विश्वास बढ़ता है कि सही बोलने से एक दूसरे के साथ विश्वास बढ़ता है। आपको सहज रूप में क्या स्वीकार है, विश्वास का भाव या अविश्वास और शंका का भाव। ये हिसाब लगाना तो शुरू किया जाए कि जो डिजाइन मैंने मान लिया है कि सुविधा कमा लेने से जिंदगी सफल हो जाएगी, सुख बढ़ जाएगा, ये सुख बढ़ भी रहा है कि नहीं। कर तो इसीलिए रहे हैं ना कि जिंदगी में सुख मिले, तो किसी जगह पर वो सुख और दुख का हिसाब किताब लगाने के काम को शुरू करेंगे कि नहीं करेंगे। उस हिसाब किताब को जैसे ही लगाने का काम शुरू करेंगे ना, ये दिखना शुरू हो जाएगा कि जिसको हीरा समझ के जिसके पीछे इतना दौड़ रहे हैं वो कांच के टुकड़े से ज्यादा कुछ नहीं है जी, कुछ नहीं है। लेकिन ये ऑब्जर्वेशन की कैपेबिलिटी को डेवलप करना और उस तरफ उनका ध्यान दिला पाना स्नेह, सम्मान और मैत्री के साथ, मैं तो इस रास्ते को प्रपोज कर रहा हूँ, इस रास्ते को प्रपोज कर रहा हूँ। बढ़िया, सभी को नमस्ते। ब्रेक के बाद हम मिलते हैं। अनाउंसमेंट भैया की तरफ से हैं। हाँ, 1-2 अनाउंसमेंट मैं भी शुरू करना है जी। नेक्स्ट सेशन हम